हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी पिछली कहानी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं सस्पेंस के तड़के से भरपूर एक मज़ेदार प्रेम कहानी, जिसमें हर इंसान अपने चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपाए हुए हैं और हर इंसान का अपना एक राज है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर और करते हैं एक एक को बेनकाब। आज इतना कुछ खोने के बाद भी मैथिली शांत थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र में ठाकुर खानदान का बिजनेस टॉप पर पहुंचाने वाली मैथिली राजवीर सिंह ठाकुर आज इतनी शांत क्यों है। क्योंकि आज तो उसने अपना सब कुछ खो दिया। पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो गया और ना तो इसकी जानकारी पुलिस को हुई और ना ही किसी और को कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि आखिर किया तो क्या किया किसने। एक आंधी की तरह आया और तूफान की तरह सब कुछ खत्म कर दिया। अब सबकी निगाहें मैथिली पर टिकी हुई थी कि अब मैथिली क्या करेगी, खुद को संभालेगी या अपना बचा हुआ बिजनेस संभालेगी या फिर अपने परिवार के साथ हुई नाइंसाफ़ी का बदला लेगी। मैथिली ऑफिस से निकली और निकलने में उसे थोड़ा लेट हो गया। रात के 10 बज गए थे और मैथिली ने अपनी गाड़ी की थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा दिया था। कारण था आज उसे लेट हो गया था। घर से कितने ही फ़ोन आ चुके थे। कोई दूसरा दिन होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज खास दिन था क्योंकि उसके दादा दादी की एनिवर्सरी थी और आज मैथिली का लेट होना मतलब अच्छा खासा डांट सुनना तो बनता है। इसलिए मैथिली गाड़ी की स्पीड थोड़ा ज़्यादा करके जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। रोज़ की तरह आज भी गाड़ियों की सड़क पर कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर की साइड रोड थोड़ा शांत रहता था क्योंकि यहाँ थोड़ा रईस लोग रहते थे। हर किसी का इधर आना जाना मना था। आम इंसान कम ही चला करता था। मैथिली ने अपना फ़ोन चेक किया और जल्दी से अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली और मुड़ते ही एक ज़ोरदार ब्रेक के साथ गाड़ी रुकी और एक सेकंड बाद जब सामने देखा तो कोई उसकी गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरा था। मैथिली जल्दी से नीचे उतरी और पीछे दूसरी गाड़ी से उसके बॉडीगार्ड भी जल्दी जल्दी नीचे उतरकर आगे आगे चलने लगे और जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचे, मैथिली 3 कदम पीछे हुई और एकदम से आके उनसे लिपट गई। डैड उठिए, आप यहाँ कैसे, सब लोग कहाँ हैं, आप यहाँ क्या कर रहे थे। बॉडीगार्ड, मैम सर को गोली लगी है, हमें देखने दीजिए। और जैसे ही मैथिली उठती है वो वैसे ही पीछे गिरने लगती है। बॉडीगार्ड ने उसे संभाल लिया। मैथिली, जल्दी करो, उठाओ और 5 मिनट में मुझे ये हॉस्पिटल में मिलने चाहिए और कुछ नहीं सुनना मुझे। सब जल्दी से राजवीर को उठाते हैं और दूसरी गाड़ी से हॉस्पिटल निकल जाते हैं। मैथिली अपनी गाड़ी में बैठ जल्दी से घर के लिए निकल जाती है। 5 मिनट में घर के बाहर उसकी गाड़ी घिसटते हुए रुकती है। जब वो गाड़ी से बाहर निकलती है तो एक अजीब सी खामोशी थी। जहाँ रोज़ हल्ला होता था वहाँ आज सिर्फ खामोशी थी हर तरफ। मैथिली के साथ उसका सेक्रेटरी भी था जिसका नाम शिवम था। आज उसके साथ ही घर आने वाला था तो वो भी उसके साथ ही आ गया था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब कैसे, आज क्या था और क्या हो गया। मैथिली जल्दी से घर के अंदर जाती है और जैसे ही अंदर कदम रखती है चारों तरफ सिर्फ खून ही खून। उसकी मम्मा, चाचा, चाची, दादी, चाचा की बेटी एलिना और कोमल, उसका भाई रुद्र, दादा राजेश्वर और घर के सब नौकर सब जहां तहां पड़े थे। मैथिली को हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि जाके सबको देखे, इसलिए वो वहीं बैठ गई। शिवम जल्दी से सब कुछ चेक करता है तो राजेश्वर, रुद्र और एलिना की सांसें अभी भी चल रही थी। शिवम, मैम, रुद्र, एलिना और दादू की सांसें अभी भी चल रही हैं। मैथिली सर उठाकर देखती है और जल्दी से शिवम के पास जाती है। बारी बारी शिवम की मदद से तीनों को गाड़ी में बैठाकर बोलती है, तीनों को लेकर जाओ सीक्रेट फार्म हाउस में जहां दादू जाते थे, जिसका पता सिर्फ कुछ लोगों को है, और एक डॉक्टर को परमानेंट वहीं रख लो। और अब ये तीनों मुझे सही सलामत चाहिए, समझ गए। और निकलो जल्दी से, यहाँ मैं देख लूँगी और जब तक मैं ना बोलूँ इन लोगों को छोड़कर मत आना।
सिक्योरिटी बढ़ा दो वहाँ की, और शिवम जल्दी से तीनों को लेकर निकल जाता है। तब तक मैथिली का फ़ोन बजता है। मैम, सर नहीं बचे, इन्हें काफ़ी बुलेट लगी थी जिससे उन्हें बचाना नामुमकिन था। मैथिली, घर लेकर आओ डेढ़ को। तब तक पूरी पुलिस फोर्स आके ठाकुर विला के बाहर खड़ी हो गई, और अंदर बाहर हर जगह बस पुलिस और एम्बुलेंस थी। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा नरसंहार आखिर किया तो किया किसने, और वो भी इस इलाके में आकर। पुलिस जल्द ही जगह जगह नाकाबंदी करने लगी। मैथिली घर में पड़े लोगों को देख रही थी, और इन्हीं सब में अभी उसको अपने डेढ़ की बॉडी को भी देखना है। अब तक उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा तक नहीं निकला था। पुलिस वालों ने उसे एक जगह बैठने को बोला, और सबको उठाकर बारी बारी एक साइड से रखने लगे। तब तक एक और एम्बुलेंस आकर रुकी, जिसमें से राजवीर को लेकर आए और आकर एक तरफ लेटा दिया। आज मैथिली को ना तो कोई डांटने वाला था और ना पूछने वाला, इसलिए वैसे ही बैठी थी और पुलिस अपना काम कर रही थी। बॉडीगार्ड उसको आगे पीछे से घेर कर खड़े थे, उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। मैथिली बाहर हॉल में बैठी थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। अभी तक तो दादू, डेढ़ और चाचू उसको हमेशा सपोर्ट करते थे। जब भी किसी चीज़ में उलझ जाती थी उनसे पूछ लेती थी, लेकिन एक झटके में सब उसका साथ छोड़ देंगे उसने कभी नहीं सोचा था। बॉडीगार्ड, मैम, हमें सबका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। कब तक आप बैठी रहेंगी? मैथिली सर उठाकर देखती है तो सबकी बॉडी को अब सफ़ेद चादर से ढक दिया गया था, क्योंकि मैथिली ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था। पुलिस अब भी घर का कोना कोना ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा था। मीडिया वालों तक ये बातें पहुंच चुकी थी, और इस टाइम ठाकुर विला के बाहर मीडिया का पूरा हुजूम उमड़ा था। पुलिस वाले उन्हें रोक रहे थे, लेकिन वो पुलिस कमिश्नर से और मैथिली से बात करना चाहते थे। थक हार कर पुलिस कमिश्नर को मीडिया के सामने आना पड़ा। कमिश्नर, आप लोग अभी शांत रहिए, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम लोग सब कुछ आपको बता देंगे। अभी आप लोग क्रिमिनल को एक्टिव कर देंगे। मीडिया, सर, इतने बड़े नरसंहार के पीछे कौन है? क्या आप जानते हैं? पूरा ठाकुर परिवार खत्म हो गया। तब आप लोग कहाँ थे? और अब आप कह रहे हैं आपको कुछ पता नहीं, इसका क्या मतलब है? और मैथिली, राजवीर सिंह ठाकुर, क्या उन्हें बचा पाएंगे आप लोग? जब पूरा परिवार नहीं बचा पाए तो क्या उन्हें बचा पाएंगे? सर, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। कमिश्नर, नो मोर क्वेश्चन कहकर अंदर चले जाते हैं। मीडिया, तो देखा आपने किस तरह से आज एक पूरा परिवार खत्म हो चुका है, और पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्या ऐसे सुरक्षित रहेगा हमारा देश और देश के नागरिक? कौन जवाब देगा इसका? किसी के पास है जवाब? पूरी मीडिया जानना चाहती है इसका जिम्मेदार कौन है। एक 24 साल की लड़की कैसे संभालेगी खुद को, जब उसके सामने उसके पूरे परिवार का नरसंहार हुआ हो? मीडिया अपनी तरह से सरकार और पुलिस वालों से सवाल जानना चाहती थी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अंदर मैथिली ने कहा कि सारे नौकर, गार्ड और उसके पूरे परिवार का अंतिम संस्कार वो खुद करेगी। वो भी पूरे विधि विधान से। तैयारी करो सब करने की। 1 घंटे में सब तैयारी हो जाती है, और ठाकुर विलास से लेकर शमशान तक पुलिस बिछ चुकी थी। सारे रास्ते रोक दिए गए थे। मैथिली आगे आगे और सारे गार्ड पीछे पीछे सबको लेकर चल रहे थे। आधे घंटे में शमशान पहुंच गए। वहां जाकर पंडित जी ने सारी तैयारियां करवाई, और मैथिली आंखों में आंसू लेकर सब शांति से करती रही, क्योंकि रोती भी तो कौन था संभालने वाला उसे, जिसके सामने वो रो सके। और जो बचा है वो इस हालत में नहीं कि मैथिली को संभाल सके। पंडित जी सब कुछ अच्छे से मैथिली के हाथों से करवा रहे थे। ऐसा करते हुए पंडित जी के हाथ भी कितनी बार कांप रहे थे, उनकी आंखों से भी आंसू छलक रहे थे। ऐसा हो भी क्यों ना, सारे ठाकुर विला की पूजा और शादी जो उन्होंने करवाई थी आज तक, और आज अंतिम संस्कार भी करवा रहे थे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लगभग 1 घंटे में सब कुछ करने के बाद जब मैथिली ने सबको मुखाग्नि दी तो वो पूरी तरह से टूट गई, और वहीं बैठकर रोने लगी। आखिर कब तक संभालती खुद को? और उसे ऐसे देख वहां जितने भी लोग थे सबकी आंखें नम हो गई। तभी किसी मजबूत हाथ ने उसे संभाल लिया, और मैथिली उसे पकड़कर रो पड़ी। उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर वो किसको पकड़कर रो रही है,
कब से खुद को संभाल रखा था उसने और अब उसे खुद का ख्याल ही नहीं रहा। वो बस वहीं बिलखती रही। काफी देर तक रोने के बाद उसे ध्यान आया कि वो किसे पकड़कर रो रही है। उसका तो कोई बचा ही नहीं और जो है वो यहाँ इस हालत में हो नहीं सकता। तो खुद को किसी तरह संभाल कर ऊपर देखती है तो 27-28 साल का कोई लड़का, ग्रीन आंखें, चेहरा एकदम कठोर, जैसे अभी कितनों का खून करके आया हो। नॉर्मल कोई देखे तो डर जाए। बॉडी गार्ड उन दोनों को घेर कर खड़े थे और उनमें से कुछ और नए चेहरे थे जिसे मैथिली नहीं जानती थी। वो बस उसकी तरफ देखती रही तो वो बोला, घर चलो, यहाँ का सब हो गया और आगे का मैं सब देख लूंगा। और मैथिली को उठाया और जाकर गाड़ी में बैठ गया और अपने आदमियों को कुछ इशारा किया और मैथिली को लेकर ठाकुर विला आ गया। मैथिली एक बार फिर जब घर पहुंची तो जार जार रोने लगी वहीं बैठकर। उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए और किसके लिए वो जिंदा है। सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि फिर से आकर उसी लड़के ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया। मैथिली, उठो, घर के अंदर चलो। और जब वो नहीं उठती है तो वो लड़का उसे गोद में उठाकर आगे बढ़ जाता है। घर अब पूरी तरह से क्लीन था। कहीं कोई खून का छींटा भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैथिली वैसे ही रोती रही और रोते रोते कब बेहोश हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसने मैथिली को ले जाकर उसके रूम में सुलाया और बाहर आकर डॉक्टर को फ़ोन किया। 10 मिनट में डॉक्टर ठाकुर विला आ गए और मैथिली को चेक करके नींद का इंजेक्शन दे दिया और कुछ बात करके बाहर चले गए। वो लड़का वहीं बैठ गया और बोला, आज फिर तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो कुछ साल पहले मेरे साथ हुआ था। लेकिन जब तुम्हें यह पता चलेगा कि इतने लोगों की जान सिर्फ तुम्हारी वजह से गई है तो कैसे संभालोगी खुद को। इसलिए तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा अपने लिए और अपनों के लिए। और ये करूँगा मैं, वीर प्रताप सिंह। वीर मैथिली के पास ही बैठा था क्योंकि वो मैथिली को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। अभी उसकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वहां उसे अकेला छोड़ा जाए। वीर ऐसे ही बैठे बैठे ही सो गया। सुबह जब फोन की घंटी बजी तो उसकी नींद खुली और सामने देखा तो मैथिली अभी भी सो रही थी। फोन लेकर वीर बाहर चला गया और कुछ देर बात करने के बाद मैथिली के रूम में वापस आया और अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। सुबह के 10 बजे जब मैथिली की आंख खुली तो एक झटके में उठकर बैठी और उसकी आंखों के सामने कल का मंजर घूम गया। सब याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने आसपास कोई है कि नहीं ये भी ध्यान नहीं था। कुछ देर यूं ही रोने के बाद उसे लगा कोई है जो उसे देख रहा है। अपनी नज़र घुमाकर बगल में देखा तो वीर उसे ही देख रहा था। मैथिली जल्दी से अपने आंसू पोंछ वीर की तरफ देखती है, जैसे उसे जानना चाहती है कि आखिर वो है कौन जो उसके साथ था और अभी भी उसके पास है। वीर उसकी आंखों में ही सवाल पड़ चुका था। अब उसने अपना लैपटॉप बगल में रखा और एक नौकर को आवाज़ दी जिसका नाम रेबेल था। वह जल्दी से वहां आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। रेबेल, 5 मिनट में खाना लाओ यहाँ पर। जी सर बोलकर वो चला गया। मैथिली अब भी उसे ऐसे ही देख रही थी लेकिन कुछ बोला नहीं। वीर अब मुड़कर मैथिली के पास आया और बोला, सब बता दूंगा मैं कौन हूँ और क्यों यहाँ आया हूँ, लेकिन उसके पहले जाकर फ्रेश हो जाओ और खाना खाओ। अभी तो तुम्हारी लड़ाई शुरू हुई है और इसे जीतने के लिए तुम्हें खाना खाकर स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आखिर ठाकुर खानदान का बदला जो लेना है तुम्हें। तब तक मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, बोलकर वीर चला जाता है। मैथिली भी उठकर बाथरूम में चली जाती है और शॉवर के नीचे खड़ी हो जाती है और सोचती है किसने किया ये सब। आज तक उसके डैडी या दादू ने कभी बताया क्यों नहीं इन सब के बारे में। और ये कौन है? क्या सच में मेरी हेल्प करना चाहता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? यही सब सोच रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा नॉक हुआ तो वो अपनी सोच से बाहर आई। फिर कुछ देर बाद वह चेंज करके बाहर आ गई। बाहर वीर आराम से बैठा था और रेबेल वहीं नाश्ता लगा रहा था। मैथिली कुछ नहीं बोली और जाकर एक तरफ बैठ गई। रेबेल नाश्ता लगाकर जा चुका था। वीर मैथिली की तरफ देखता है जिसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे। वो अभी भी जैसे शून्य में ही अपने आप को कहीं खोज रही थी। वीर जाकर मैथिली के पास बैठ जाता है तो मैथिली उसकी तरफ देखती है। वीर, चलो नाश्ता करो फिर बताता हूँ। फिर दोनों साथ में थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं। मैथिली अब भी वीर की तरफ ही देख रही थी। वीर एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है और मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही आया हूँ।
वैसे तो मैं राजस्थान के जैसलमेर का हूँ। मेरे पापा और तुम्हारे पापा दोस्त थे। मेरे पापा वहाँ के रजवाड़े थे और मेरी माँ उस समय पूरे राजस्थान की सबसे सुंदर महिला जिसने मेरे पापा से शादी की। ये शादी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि मेरे माँ पापा ने लव मैरिज की थी, जो उस समय कुछ लोगों को रास नहीं आई। उनमें से सबसे आगे महेंद्र प्रताप था, जो मेरी माँ से शादी करना चाहता था। लेकिन उसकी यह इच्छा पापा ने पूरी नहीं होने दी और जब मैं 7 साल का था तब उसने मेरे घर पर ऐसे ही नरसंहार किया था और पूरे परिवार को मार डाला था। मैं बच गया क्योंकि मुझे तुम्हारे पापा यहाँ मुंबई ले आए थे, क्योंकि यहाँ उनकी शादी की सालगिरह थी और माँ पापा ने बोला कि वो दूसरे दिन आएंगे और मैं एक दिन पहले ही उनके साथ आ गया था। उस टाइम मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था और जब अंकल को सब पता चला तो उन्होंने मेरी सेफ्टी के लिए मुझे यूएस भेज दिया। अगर नहीं भेजते तो महेंद्र प्रताप मुझे किसी तरह ढूंढ लेता। इसलिए अंकल ने मुझे यूएस भेज दिया जिससे किसी को कुछ पता न चल सके और मैं सेफ रह सकूं। मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ, लेकिन अंकल ने डायरेक्ट आने से मना कर दिया था और बोले दादू की एनिवर्सरी में आ जाऊँगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, फिर आगे का आगे देखेंगे क्या करना है। लेकिन महेंद्र प्रताप का बेटा, शायद तुम्हें याद होगा जब 6 महीने पहले तुमको यंग बिजनेस पर्सन अवार्ड मिल रहा था, उसने ही तुम्हें अपने हाथ से अवार्ड दिया और तब से तुम्हें पाना चाहता है। और ये बात उसने अपने पिता यानी महेंद्र प्रताप को बताई और जब महेंद्र ने पता किया तो राजवीर अंकल और पापा की दोस्ती का उसे पता चला और ये भी कि राजवीर अंकल ने मुझे छुपा के यूएस भेज दिया था। इसलिए उसने पहले तुम्हारी शादी की बात अंकल से की और जब वो नहीं माने तो उनको कई बार अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी कारण से वह सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार फिर वो कामयाब हो गया और सबको फिर से वैसे ही मारा जैसे 20 साल पहले मेरे घर वालों को मारा था। और ना तब कोई सबूत मिला था किसी को और ना अब कोई सबूत मिलेगा किसी को। लेकिन अगर तुम उसको मिल जाती तो शायद कुछ न करके तुम्हें उठा ले जाता। मगर इत्तेफाक से तुम आज लेट हो गई थी और उसने सोचा तुम्हें फिर से राजवीर अंकल ने छुपा दिया, इसलिए गुस्से में आकर सबको मार डाला। मुझे आने में देर हो गई क्योंकि मेरी फ्लाइट लेट हो गई और मैं तुम्हारे बाद पहुंचा। मैथिली सुन रही थी लेकिन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सब उसकी वजह से हुआ है। उसके मम्मा दादी चाचू चाची कोमल डेढ़ सब कुछ खत्म हो गया, वो भी सब उसकी वजह से। और फिर वहीं बैठकर रोने लगी, सब मेरी वजह से हुआ, मैंने सबको मार डाला, सब मेरी वजह से हुआ। वीर मैथिली कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, अगर कोई वजह है तो वो है महेंद्र प्रताप, लेकिन उस तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है और तुम्हारे रोने से कोई वापस नहीं आ जाएगा। तो चुप हो जाओ और सोचो आगे क्या करना है। अगर ऐसे ही रोना होता तो मैं 20 साल से रो रहा होता। इसलिए अब शांत हो जाओ और आकर बैठो और आगे की नीति बनाओ, क्योंकि मीडिया ने तुम्हारे बचने की खबर चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दी है और वो जान चुका है कि तुम यही हो और शायद कुछ दिन में मुझे भी जान जाए। इसलिए रोने से अच्छा है लड़ना सीखो और अब हम दोनों को मिलकर उसका नामो निशान मिटाना होगा। तो तैयार हो जाओ। आज 2 साल बाद मैथिली एक बड़े से हॉल में बैठी थी। उसके सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसे वो लगातार घूर रही थी। कुछ देर बाद उठी और अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल की सारी गोलियां उस पर चला दी और बोली नफरत नफरत नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ मैं तुमसे। और वो दिन दूर नहीं जब इस दुनिया से तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी। तुम रहोगे लेकिन तुम्हारा वजूद चाहकर भी नहीं ढूंढ पाएगा तुम्हें। ऐसी हस्ती मिटा दूंगी तुम्हारी कि ना खाक बनोगे ना राख बनोगे। ना तो जलने दूंगी तुम्हें और ना ही बुझने दूंगी। आ रही हूं, अभी तो तुम्हें मिलना है मैथिली राजवीर सिंह ठाकुर से, तब तुम्हें तुम्हारे जीने की वजह पता चलेगी। अब बहुत ढूंढ लिया तुम मुझे, अब भागने की तैयारी करो, आ रही हूं मैं। अब देखते हैं तुम्हारी ताकत बड़ी है कि मैथिली की हिम्मत, और अब मेरे पास कुछ नहीं खोने के लिए और जो है उस तक तुम पहुंचो, मैं इसकी कोई वजह नहीं दूंगी। तब तक मैथिली का फोन रिंग होता है। मैथिली फोन उठाकर, हाँ वीर बोलो, जाने का इंतजाम हो गया। सब उधर से वीर की बात सुन मैथिली फोन रख देती है और एक बार फिर उस फ्रेम को देखती है और बोलती है जल्दी मुलाकात होगी हमारी, जस्ट वेट। मैथिली बाहर आती है तो उसके गार्ड हॉल के बाहर ही खड़े थे और उसको जल्दी से कवर करते हैं।
आज 2 साल में मैथिली ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि हर कोई उस तक नहीं पहुंच सकता था। बहुत सारे लोगों ने तो 2 सालों से उसे देखा भी नहीं था कि वह अब कैसी दिखती है। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2 सालों से उसे ही मिला था, लेकिन वो कभी अवार्ड लेने नहीं आई। मीडिया और लोग हर समय यह जानने की कोशिश में लगे रहते कि आखिर उस रात के बाद मैथिली कहाँ गई। क्या उसको भी मार दिया किसी ने? लेकिन अगर वो मर चुकी होती तो उसका बिजनेस हर दिन एक नई ऊंचाई कैसे छू रहा होता। ऐसे कैसे हो सकता था कि इतने बड़े नरसंहार के बाद जो बचा वो भी गायब हो गया? लेकिन उसके बाद भी सब काम वैसे ही चल रहे हैं। पुलिस को इसका कोई सबूत नहीं मिला और फिर धीरे धीरे केस बंद हो गया। और आज इन 2 साल में अवार्ड भी ठाकुर इंडस्ट्री को ही मिला, लेकिन मैथिली लेने नहीं आई। अब लोगों के लिए मैथिली एक मिस्ट्री बन चुकी थी। मैथिली बाहर आई जहां वीर उसका इंतजार कर रहा था। आज मैथिली को पहचानना हर किसी के लिए मुश्किल था। उसकी पर्सनैलिटी, उसके बात करने का तरीका, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ इन 2 सालों में वीर ने चेंज कर दी थी। आज कोई उसकी एक झलक देख ले तो पागल हो जाए, क्योंकि मैथिली सुंदर तो पहले से ही थी। और अब इन 2 सालों में वीर ने जिस हिसाब से उसको चेंज करने में कामयाबी हासिल की थी, ये भी कोई छोटी बात नहीं थी। मैथिली आकर वीर की तरफ देखती है और बोलती है, चलें कि अभी तुम्हें और इंतज़ार करना बाकी है। वीर मैथिली की तरफ देखता है और एक हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, नहीं अब और नहीं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया इन 2 सालों में। फिर भी अगर कुछ नहीं सिखा पाया तो वो है पेशेंस। तुम तो 2 सालों के इंतज़ार से ही थक गई, मैंने तो 22 साल इंतज़ार किया है। ज़रा सोचो कितना भूख होगी मुझे उसकी हस्ती की धज्जियाँ उड़ाने की। फिर भी मैं शांत हूँ, क्योंकि अब हम जो भी करेंगे आमने सामने करेंगे, लेकिन वो हमारी परछाई को भी छू ना सके ऐसा करना है। इन 2 सालों में सब कुछ प्लान हो चुका है, लेकिन इंडिया पहुंचने के बाद भी मैथिली बस एक मिस्ट्री ही रहेगी। उसे कोई देख नहीं सकता है और वो सारी दुनिया देख सकती है। फिर जब उसने एक नज़र मैथिली को देखा तो वो भी बदले में उसे हल्के स्माइल के साथ अपनी पलकें झपका दी कि हाँ हुजूर, जैसी आपकी इच्छा। अब इन दोनों के गार्ड कोई मामूली गार्ड नहीं थे, सब के सब पूरी तरह से ट्रेंड थे और जैसे किसी की एक आवाज़ भी इनका निशाना नहीं चुका सकती थी। वीर ने अपना फ़ोन निकाला ही था कि बाहर से गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी और फिर वीर ने मैथिली की तरफ देखा तो मैथिली आगे बढ़ गई और वीर उसके पीछे पीछे चल दिया। दोनों जाकर अपने प्राइवेट जेट में बैठ गए और कुछ ही देर में उनकी जेट ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। अंदर बस मैथिली, वीर और उनके गार्ड थे और जेट पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थी। 8 से 10 घंटे के सफ़र के बाद उनकी जेट मुंबई रनवे पर उतरी। इस टाइम मुंबई में रात के 2 बज रहे थे। उनकी गाड़ियां पहले से ही रनवे पर मौजूद थी, जो किसी को देखने से पहले ही पलक झपकते उन्हें लेकर गायब हो गई। कुछ लोगों को बस परछाई दिखी जिसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। गाड़ी आकर ठाकुर विला के बाहर रुकी तो मैथिली को 2 साल पुराना जख्म याद आ गया, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो सिर झटक के आगे निकल गई। वीर भी उसके साथ ही था और उसके हर एक मोमेंट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। जब उसने मैथिली का ये रूप देखा तो उसे भी यकीन हो गया कि अब मैथिली तैयार है। बदला तो वो अकेले भी ले सकता था, लेकिन तब मैथिली कमज़ोर पड़ जाती और फिर उसे कोई भी खतरे से वीर नहीं बचा सकता था। पहले राजवीर की कसम ने उसके हाथ बांध रखे थे और फिर उनकी मौत के बाद मैथिली की हालत ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। लेकिन आज वो दोनों ही वजह ख़त्म हो चुकी हैं और आज वो आज़ाद था हर फैसला लेने के लिए और कुछ भी कर गुजरने के लिए। यही सोचते हुए वो भी मैथिली के साथ ही ठाकुर विला में अंदर चला गया, जहाँ से खेल ख़त्म हुआ था। आज फिर से शुरुआत वहीं से करने के लिए मैथिली और वीर ठाकुर विला आ चुके थे। अब उन्हें तलाश थी तो बस अपनी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचने की। लेकिन ये बात वो भी जानते थे कि ये इतना आसान नहीं था, इसलिए तो 2 साल लग गए पूरी तैयारी करने में। दोनों अंदर जाकर फ्रेश हुए, तब तक खाना बन चुका था और नौकर लगाकर जा चुके थे। दोनों ने खाना खाया और कुछ देर आराम करके अपने रूम में चले गए। अब ठाकुर विला बाहर से पूरा बदल चुका था।
लेकिन अंदर से कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कारण था सबकी यादें जो बसी थी उसमें, और उसको चाहकर भी मैथिली मिटा नहीं सकती थी। इधर जयपुर में एक बड़ी सी हवेली के अंदर एक आदमी काले सूट में बैठा था, जो देखने पर किसी खूंखार शेर से कम नहीं लग रहा था, जिसे अगर कुछ देर में अपना शिकार नहीं मिला तो सब कुछ खाक कर देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तीन लोग उसके सामने सिर नीचा करके खड़े थे। उन्हें आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बोले तो भी मारे जाएंगे और ना बोले तो भी मारे जाएंगे। इसलिए बिना देर किए बोलना ही उचित समझा, और एक ने धीरे से बोला, सर वो हमारे हाथ से फिर बच गया। इतना सुनते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल, पूरी तरह लोडेड थी, पलक झपकते ही खाली कर दी। और अब उसके सामने तीन लोगों की बॉडी थी, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था उन्हें अभी अभी मारा गया है। तब तक पीछे से दो लोग आए और उनकी बॉडी को उठा ले गए, क्योंकि इससे ज़्यादा देरी उनकी भी मौत का कारण बन सकती थी। वो आदमी उठा और बोला, ना करने वाले मुझे पसंद नहीं, और दूसरी तरफ चला गया। एक घंटे से मीटिंग रूम में बैठा वह सबको घूर रहा था, जैसे अपनी काली आंखों से ही सबको भस्म कर देगा। इसलिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे आंखें मिलाए। फिर कुछ सेकंड बाद उसका सेक्रेटरी जोसेफ बोला, बॉस वो कहाँ है किसी को पता नहीं। बस हर साल बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर उन्हें ही मिलता है, लेकिन वो 2 सालों से किसी को नहीं दिखी। अब किसी को ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है। तब तक उसे रियलाइज हुआ उसने गलत बोला, और जल्दी से अपनी गलती सुधार कर बोला, मतलब जब से महेंद्र प्रताप ने उनकी पूरी फैमिली को ख़त्म किया है, उसी रात के बाद से वो गायब हो गई और आज तक नहीं दिखी। पुलिस, मीडिया, सरकार, किसी को नहीं पता चला कहाँ गई। लेकिन एक बात और भी है, उनकी कंपनी और बिजनेस में कोई घाटा नहीं हुआ है इन 2 सालों में। बोलकर वो चुप हो गया। तो वो आदमी बोला, ठीक है, उसके आगे के सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। कोई एक क्लू भी नहीं छूटना चाहिए, और उठकर चला गया। एक अंधेरे कमरे में आकर बैठ गया, जहाँ हल्की हल्की रोशनी थी और उसमें मैथिली की पुरानी तस्वीर लगी थी। उसे छूकर बोला, इतना नाराज हो मुझसे कि मैं याद भी नहीं तुम्हें। जब पहली बार तुम्हें देखा इतने सालों बाद, तो सोचा तभी बता दूं तुम्हें कि मैं तुम्हारा वही पुराना दोस्त हूँ जिससे तुम हर बार शेयर किया करती थी। कितने खुश थे हम लोग उस टाइम। अगर डैड का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो सब कुछ सही होता। ना मॉम को वो सब झेलना पड़ता और ना तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ता। देखो तो मुझे क्या से क्या बन गया हूँ मैं, कैसे बताऊँ तुम्हें। मैं तुम्हारा वही कबीर हूँ जो कई साल पहले था, जो तब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, वो अब कैसे देख सकता है। कहाँ हो मैथिली तुम? क्या सच में भूल गई मुझे? क्या मैं इतना बुरा हूँ सबके साथ साथ तुम भी मुझे गलत समझती हो? कैसे समझाऊंगा तुम्हें आज मैं? राजवीर अंकल और सुहानी आंटी भी नहीं हैं कि तुम्हें बता सके कि मैं कौन हूँ। मेरा वजूद ना कल महेंद्र प्रताप से था, ना आज है, ना कभी होगा। उसने बस मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, सारी गलतियाँ खुद की, और सज़ा मुझे मिली। फिर गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और वहाँ पड़े कांच पर ज़ोर से हाथ मारा, जिससे उसके हाथ से खून का एक फव्वारा निकला। लेकिन उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसकी आंखें अभी भी लाल और अंगारे बरसा रही थी। उसके पैरों के नीचे महेंद्र प्रताप की ढेर सारी तस्वीरें गिरी थी, जिस पर अपने पैर रखकर उसे कुचलते हुए बोला, महेंद्र प्रताप, मैं तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। जितना छुपना है छुप लो। तुमने मेरा वजूद मिटाना चाहा, अब देख तेरा क्या करता हूँ। कबीर सिंह शेखावत नाम है मेरा, तुझे मैं ढूंढ कर मारूंगा। आज तक मेरे हाथ बंधे थे क्योंकि तेरे पास मेरी माँ थी, लेकिन अब वो मेरे पास है। अब तुझे इतना भगाऊंगा कि भागने के लिए तेरे पास ज़मीन नहीं होगी। तेरी काली दुनिया में घुसकर मारूंगा तुझे। तैयार हो जा, आ रहा है कबीर ऑस्ट्रेलिया से तेरी हस्ती मिटाने। सुबह सुबह मैथिली उठी तो 6 बज गए थे। वो झटके से उठी और जिम की तरफ भागी, क्योंकि आज उसे लेट हो गया था। अब तो वीर उसे पक्का 4 बात सुनाएगा। इन 2 सालों में वीर और उसकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। सब कुछ तो खो चुके थे दोनों, अब सिर्फ एक दूसरे का ही तो सहारा था, और बदला लेने का जुनून। मैथिली जल्दी से जिम एरिया में पहुंची तो वीर पुशअप कर रहा था।
मैथिली भी बगल में रनिंग करने लगी। वीर ने एक नज़र उसे देखा और फिर से पुशअप करने लगा। मैथिली, वीर सॉरी यार, आज उठने में लेट हो गई। रात को लेट सोए थे ना, शायद इसीलिए हो सकता है आंख लेट खुली। वीर, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये नींद हमें लेकर डूब सकती है। अगर घर की जगह कहीं और होती तो क्या कर सकते थे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारा सोचा है? 2 साल की कुर्बानी हम लोग ऐसे ज़ाया नहीं कर सकते, ये तुम भी जानती हो। इसलिए आगे से ध्यान देना। मैथिली, ये लास्ट था, आज के बाद नहीं होगा, प्रॉमिस। वीर, होना भी नहीं चाहिए, और फिर उसको एक्सरसाइज करने में मदद करने लगता है। 2 घंटे की मेहनत करने के बाद दोनों अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मीटिंग रूम में चले जाते हैं जहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ था और वीर के हाथ में रिमोट था। सबसे पहले महेंद्र प्रताप की तस्वीर आती है जिसे दोनों देख अपनी मुट्ठी कस लेते हैं, फिर कबीर की और उसके बाद इसके मोस्ट पॉपुलर वांटेड लोगों की जो उसकी फैमिली के नरसंहार में महेंद्र प्रताप के साथ थे। वीर मैथिली की तरफ देखकर बोला, सबकी तस्वीर ध्यान से देख लो, शायद आगे फिर देखने को ना मिले, इसलिए आगे कोई भी गलती हमारे पर ही भारी पड़ सकती है, इसलिए कोई गलती की गुंजाइश अब नहीं रहनी चाहिए। मैथिली, आगे क्या करना है, हम कैसे पहुंचेंगे उन सब तक? वीर, हम नहीं जाएंगे, वो खुद ही आ जाएंगे हमारे पास मैथिली को ढूंढते हुए, क्योंकि राजवीर सिंह ठाकुर की इकलौती निशानी बची है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? महेंद्र प्रताप को अब तक यकीन हो गया होगा कि तुम्हें सब पता है, तभी तुम गायब थी और कबीर तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करेगा और तब होगा आगाज हमारे मिशन का। मैथिली, वो कैसे? वीर, क्योंकि कबीर तुम्हें चील की तरह ढूंढ रहा है, बस उसको किसी भी तरह से ये पता चल जाए कि तुम कहाँ हो, फिर देखो खेल, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। उसने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी गायब हो जाओगी, नहीं तो वो तुम्हें गायब होने का मौका भी नहीं देता। मैथिली इस्माइल के साथ बोली, ऐसा क्या? तब तो जल्द ही मिलना पड़ेगा इस कबीर से। वीर, इतना भी आसान नहीं है उस तक पहुंचना, क्योंकि उसे बहुत कम लोगों ने देखा है और जो तस्वीर हमारे पास है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये उसकी तस्वीर है भी या नहीं। जैसे हम डबल मीनिंग में चल रहे हैं, वैसे ही उसके भी कितने रूप हैं, किसी को भी नहीं पता कि आखिर असली कबीर दिखता कैसा है। वर्ल्ड लेवल पर ताकत रखता है, यहाँ की सरकार तक को हिलाने की हिम्मत रखता है। मैथिली झल्ला जाती है और बोलती है, उसके गुणगान करने के लिए मुझे यहाँ लाए हो या आगे करना क्या है वो बताने के लिए? वीर, मैं तुम्हें उसकी सच्चाई बताने के लिए लाया हूँ कि तुम उसके हर मोमेंट से अपना बचाव कर सको। ऐसे ही नहीं घूम रहा है वो, पहली बार था जब वो तुम्हें अवार्ड देने आया था, नहीं तो कभी किसी भी अवार्ड फंक्शन में नहीं गया। मैथिली, मुझे पता होता तो उसके हाथ से अवार्ड लेने के बजाय उसको वहीं मार देती, कम से कम मेरी फैमिली तो मेरे साथ होती। वीर, पीछे की बात छोड़ो और आगे पर ध्यान दो, आज मीडिया के सामने तुम्हें जाना है। मैथिली गुस्से से बोलती है, वाट, तुम्हारा दिमाग खराब है? वीर, पहले पूरी बात सुनो, मीडिया के सामने मैथिली नहीं जाएगी, निया बजाज जाएगी, मैथिली की सेक्रेटरी, और वो तुम हो जो 2 सालों से न्यूयॉर्क में रहकर उसका बिजनेस संभाल रही थी, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम के कारण तुम्हें यहाँ आकर देखना पड़ रहा है। और जैसे ही ये बात कबीर को पता चलेगी, वो तुमसे कांटेक्ट करेगा और उसके बाद का खेल हम तब शुरू करेंगे। मैथिली, लेकिन अगर निया बजाज के पीछे की लाइफ खंगालेगा तो उसे पता चल जाएगा कि निया बजाज कोई थी ही नहीं। वीर, उन सब चीज़ों का प्लान मैंने पहले ही पूरा कर लिया है, तुम परेशान मत हो, बस निया बजाज शाम के 4 बजे तक चाहिए, वो भी मीडिया के सामने। मैथिली, ओके, पहले ही मिल जाएगी निया बजाज तुम्हें, तुम जाके मीडिया तक ये खबर पहुंचा दो कि मैथिली की सेक्रेटरी निया बजाज इंडिया आ रही है। वीर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी मीडिया सूंघ रही है, बस हवा की ज़रूरत है उसको। फिर देखो कमाल, कहकर चला जाता है और मैथिली अपने रूम में चली जाती है। 2 घंटे बाद हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही बात चल रही थी, मैथिली राजवीर सिंह ठाकुर कहाँ है, अभी भी किसी को नहीं पता। लेकिन आज 2 सालों से उसकी कंपनी को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली मिस निया बजाज, जो न्यूयॉर्क में रहकर उनका बिजनेस संभाल रही थी, आज इंडिया लौट आई हैं। आज तक निया को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज शाम 4 बजे वो अपना पहला इंटरव्यू देने वाली हैं। तो बने रहिए एक्सक्यूज न्यूज़ चैनल के साथ।
जो आपको हर मिनट का ताज़ा अपडेट देता रहता है। ये खबर आग से भी तेज फैल गई। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर मैथिली कहाँ है और ये लड़की कौन है जो अपने आप को निया बजाज अर्थात मैथिली की सेक्रेटरी बोल रही है। हर कोई जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन अभी सबको इंतज़ार करना था शाम के 4 बजने का, क्योंकि अब ये वही बता सकती थी। जब ये खबर जोसेफ तक पहुंची तो उसने जल्दी से कबीर को न्यूज़ चैनल खोलने को बोला, लेकिन कबीर उस टाइम फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग में था, इसलिए उसने उसे बाद में देखने को बोल जैसे ही फ़ोन रखना चाहा। जोसेफ, सर मैथिली मैम के बारे में न्यूज़ है। जैसे ही मैथिली का नाम कबीर के कानों में गया, उसने झट से अपने बगल में रखा रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया और सारे मीटिंग कैंसिल कर दिए। वो ध्यान से सब बातें सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात अब बस चल रही थी, मैथिली कहाँ है और ये सेक्रेटरी। उसे बातें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मीडिया वाले कहना क्या चाह रहे हैं। इतना बड़ा बिजनेस कोई सेक्रेटरी कैसे संभाल सकती है? और हर साल जो बिजनेस पर्सन अवार्ड मिलता है वो किसको मिलता है? कबीर ने यही सब सोचते सोचते जब घड़ी की तरफ देखा तो 2 बज रहे थे। अभी इंटरव्यू देने में 2 घंटे बाकी हैं, मतलब मुझे भी इस इंटरव्यू को देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैथिली से जुड़ी है तो देखना ही पड़ेगा। देखें तो आखिर ये सेक्रेटरी है कौन जो मैथिली की जगह काम कर रही थी। अगर ये सच में उससे कनेक्टेड है तो मैथिली को ज़रूर जानती होगी। फिर उसने जेसेफ को फ़ोन किया और कुछ बोलकर फ़ोन रख दिया। महेंद्र प्रताप ऑस्ट्रेलिया में बैठा था, उसके पास भी यह खबर पहुंच गई थी कि मैथिली की जगह उसकी सेक्रेटरी उसका बिजनेस संभाल रही थी और अब इंडिया में आ चुकी है। महेंद्र प्रताप, मोंटी पता करो कहाँ छुपी है राजवीर की आखिरी निशानी, अब वो नहीं बचनी चाहिए। मुझे किसी भी हालत में या तो जिंदा या मुर्दा ला कर दो उसे। बस अब और इंतज़ार नहीं कर सकता मैं, इससे पहले कि कबीर उसे ढूंढकर सच्चाई बताए। तब तक हमें उस तक पहुंच जाना है। समझे सब के सब, मैं राजवीर की कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहता। मोंटी सर झुकाकर यस बोलकर चला जाता है। महेंद्र प्रताप, कबीर देख तो अब फिर मैं कैसे तुझे अपने इशारों पर नचाता हूँ। एक बार ये लड़की मिल जाए बस। शाम के 4 बजे मीडिया का हुजूम उमड़ा था ठाकुर विला के बाहर। सबकी निगाहें टीवी पर ही टिकी थी कि कब इंटरव्यू आएगा। पूरा शहर जानना चाहता था कि किधर है मैथिली, आज तक कहाँ थी और ऐसे गायब कहाँ हो गई। क्या उसे पता था कि उसकी फैमिली का कातिल कौन है? ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो मीडिया पूछना चाहती थी और निया का इंतजार कर रही थी। शाम के 4 बज चुके थे। पूरा मीडिया ठाकुर विला के बाहर खड़ी निया बजाज का इंतजार कर रहा था। वीर, मैथिली रेडी हो? मैथिली, आई एम ऑलवेज रेडी, मैथिली ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा गेटअप चेंज हो चुका था। अब वो निया बजाज थी। बालों को कर्ली कर लिया था जिसके कारण वो छोटे हो गए थे। फेस पर मास्क लगा था, लेकिन कोई बता नहीं सकता था कि असली चेहरा नहीं है, क्योंकि मेकअप से उसे इतनी अच्छी तरह से कवर कर दिया गया था कि खुद कवर करने वाला तक ना पहचान पाए कि क्या असली है और क्या नकली। फॉर्मल कपड़े थे जो उसे कहीं से भी अट्रैक्टिव नहीं बना रहे थे। उसने अपने आप को एक सेक्रेटरी के गेटअप में फिट कर लिया था और अब वीर के साथ बाहर आ गई, क्योंकि वीर भी उसके गार्ड की ड्रेस में था जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। एक जगह मीडिया वालों को बैठा दिया गया और बारी बारी क्वेश्चन पूछने को बोला गया। मीडिया ने भी कोई ना अनुकूल नहीं किया और एक जगह इकट्ठा हो गए जहां उनके आराम की सारी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद बारी बारी सबने अपने अपने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। मीडिया, मैम इतना बड़ा बिजनेस आप संभाल रही हैं तो मैथिली मैम कहाँ हैं? क्या आप उनके कॉन्ट्रैक्ट में हैं? जी बिल्कुल, ये बिजनेस वही संभाल रही हैं, मैं तो बस उनका इंस्ट्रक्शंस मानती हूँ। मीडिया, तो क्या आप उनके कांटेक्ट में हैं? निया, जी नहीं, हम दोनों बस ईमेल चैट करते हैं। बाकी उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो कहाँ हैं और कहाँ नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहती। उनके इतने दुश्मन हैं, अब कौन क्या करे। मीडिया, तो आप कह रही हैं कि आपने उन्हें नहीं देखा? निया, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनसे 2 साल पहले न्यूयॉर्क में मिली थी, उसके बाद नहीं। मीडिया वाले ऐसे ही कितने सवाल निया से पूछते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाते कि आखिर मैथिली है कहाँ।
निया भी गोल गोल घुमाकर जवाब दे रही थी। पूरा बिजनेस फील्ड इस न्यूज़ को बहुत ध्यान से सुन रहा था। आखिर बिजनेस राइवल जो थे, महेंद्र प्रताप ऑस्ट्रेलिया में अपने टीवी स्क्रीन पर निया को देख और सुन रहा था। कबीर अपने सेक्रेटरी हॉल में अकेले बैठा निया के एक एक वर्ड को जैसे पी रहा था। इंटरव्यू लगभग 2 घंटे तक चला, लेकिन किसी के लिए कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। सब लोगों के लिए अभी भी मैथिली बस एक पहेली बनी हुई थी। जहां लोगों ने सोचा था मैथिली कहाँ है, आज पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सबके सवाल बस सवाल ही रह गए। वी निया को सबसे प्रोटेक्ट करता हुआ अंदर लेकर चला गया और बाकी सब गार्ड ने मीडिया को खाने पीने का ऑर्डर दिया और किसी को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। वीर और निया अंदर चले गए तो वीर बोला, काफ़ी अच्छे से तुमने सब कुछ संभाल लिया, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। निया, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो शुरू करना बाकी है। ये तो कुछ भी नहीं था, चलो तुम आगे सब काम देख लो, मुझे ऑफिस के कुछ काम देखने हैं तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। मीडिया वाले भी चाय पानी करने के बाद वापस जा चुके थे। वैसे भी अब काफ़ी टाइम हो चुका था। वीर मीटिंग रूम में चला जाता है आगे की प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि कल से मैथिली ऑफिस जाएगी और हर चीज़ का ध्यान उसे ही देना है, तो प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में महेंद्र प्रताप ने मोंटी से बोला, अब ये कहाँ से आ गई, जिसका पता चाहिए था वो तो मिली नहीं। और अब एक और नौटंकी आ गई, पता करो कौन है ये, और अगर इसे कुछ पता है मैथिली के बारे में और ये किसी से कुछ नहीं बता रही है तो उठा लो इसको, कुछ दिन में खुद ब खुद बता देगी, समझे। मोंटी यस बॉस बोलकर चला गया और महेंद्र अपना ब्रांडी का गिलास मुंह से लगा लेता है। कबीर निया की हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनता है और उसके फेस एक्सप्रेशन को, दोनों ही चीज़ों को बारीकी से मैच करने की कोशिश कर रहा था और अब उसे बार बार अपने दिमाग में रिवाइज कर रहा था। फिर अपने आप से बोला, तुम्हारी बातें और तुम्हारी आंखें मैच क्यों नहीं कर रही, कौन हो तुम? एक सेक्रेटरी इतनी कॉन्फिडेंट कैसे? क्या तुम सच में निया बजाज हो या फिर कोई और? पता तो लगाना पड़ेगा कि तुम्हारी हकीकत क्या है। और कमरे से बाहर चला जाता है। हॉल में भी अभी वही इंटरव्यू चल रहा था, जिसे जोसेफ और उसके साथ कुछ और लोग भी देख रहे थे और सब अपना अपना तर्क बिढ़ा रहे थे। जब सबने कबीर को देखा तो टीवी जल्दी से बंद कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। कबीर जोसेफ की तरफ देखा और बोला, पता करो कौन है वो और मेरा एक मीटिंग फिक्स करवाओ उसके साथ। जोसेफ, यस सर, मैं अभी देखता हूँ, कहकर चला जाता है और कबीर अपनी गाड़ी में बैठकर किसी मीटिंग के लिए निकल जाता है। लेकिन उसके दिमाग से निया की बातें जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कितना भी कोशिश करता फिर भी उसकी हर बात और उसकी आंखें सब कुछ जैसे बार बार घूम रही थी। ठाकुर विला में मैथिली सारी फाइल चेक कर रही थी, किसके साथ कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी कौन कितना बाकी है। तभी उसके लैपटॉप पर मेल का नोटिफिकेशन आता है, जिससे मैथिली का ध्यान उधर जाता है, क्योंकि मेल कंपनी के वेबसाइट पर ही आया था, जिसको ओपन करके मैथिली अभी सारी डिटेल्स चेक कर रही थी। उसने देखा किसका मेल है तो उसमें शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री नाम शो कर रहा था। ओपन किया तो प्रोजेक्ट के लिए ऑफर आया था। मैथिली ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और नॉट इंटरेस्टेड बोलकर रिप्लाई कर दिया और फिर से अपने काम में लग गई। 2 घंटे तक उसे किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा और आगे भी पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहता अगर उसका फ़ोन नहीं बजा होता तो। उसने फाइल रखी और जैसे ही फ़ोन पर नाम देखा उसकी हार्ट बीट की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई और हाथ कांपने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे फ़ोन उठाए। फ़ोन एक बार बजकर कट गया, लेकिन फिर दोबारा बजा। तब तक वीर कमरे में आया और मैथिली की हालत देख तेजी से उसके पास आया और जैसे ही मैथिली की तरफ देखा तो अपने फ़ोन को घूर रही थी। वीर ने फ़ोन देखा और जल्दी से उठाकर बोला, हाँ शिवम बोलो। शिवम ने कुछ बोला जिसे सुनकर वीर के मुंह से तुरंत निकला, क्या? वीर के क्या ने मैथिली की घबराहट को आंसुओं में तब्दील कर दिया था। मैथिली के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वीर जल्दी से बोलता है, ठीक है, मैं अभी कुछ देर में कॉल करता हूँ, बोलकर फ़ोन रख देता है और मैथिली के पास आकर उसे पकड़कर बोलता है, मैथिली अच्छी खबर है, इसमें रोने वाली क्या बात है? संभालो अपने आप को, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। मैथिली उसकी तरफ देखती है तो वीर बोलता है, हाँ दादू के शरीर में हलचल हुई है और डॉक्टर ने कहा है वो जल्द भी अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैथिली, रुद्र और एलिना
वीर, वो दोनों भी ठीक हैं, बस अभी बोलने में तकलीफ है, लेकिन जल्द ही वो दोनों भी हम लोगों की तरह सामान्य हो जाएंगे। लेकिन तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती, अभी तो हमने अपनी लड़ाई शुरू भी नहीं की और तुम्हारा ये हाल है। नेथली, तुम जानते हो सब कुछ खो चुके हैं हम, अब कुछ और नहीं खोना है। वीर, मैं जानता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ आराम करो, कल ऑफिस जाना है। मैथिली हाँ बोलकर लेट जाती है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ऐसे ही रात सोचते सोचते कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे उसका अलार्म बजा तो जल्दी से उठकर वॉशरूम गई और कपड़े चेंज किए, फिर जिम में चली गई जहां वीर पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों ने साथ में एक्सरसाइज की और कुछ देर में बाहर आकर अपने अपने रूम में जाकर तैयार होकर डाइनिंग एरिया में आ गए। साथ में नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। आज पूरे 2 साल बाद मैथिली अपने ऑफिस जा रही थी, लेकिन आज मैथिली नहीं, निया बजाज थी। कुछ देर में दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। सब निया का इंटरव्यू पहले ही देख चुके थे। निया मैथिली के ही केबिन में जाती है और उसके साथ साथ वीर भी था। सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैथिली के केबिन में निया क्यों जा रही है। फिर सोचने लगे क्या पता मैथिली मैम ने कहा होगा। फिर सब अपना अपना काम करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद मैथिली का केबिन नॉक होता है। मैथिली, यस। ऑफिस का चपरासी आकर बोलता है, मैम कोई सर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैथिली वीर को देखती है तो अपनी स्वीकृति दे देता है। मैथिली, भेज दो और कॉफ़ी भी। कुछ देर बाद जोसेफ केबिन नॉक करता है, प्लीज़ कम। जोसेफ अंदर आता है तो निया के साथ बॉडीगार्ड देखकर उसे अजीब लगता है। जोसेफ, मिस बजाज, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? निया उसकी तरफ देखती है, फिर बोलती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? जोसेफ, जी नहीं, शायद ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन काफ़ी फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। मैथिली, उसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, मुझे अपना फ़ायदा और नुकसान दोनों पता है। जोसेफ, एक बार बस 5 मिनट ही आपसे बात करनी है। मैथिली वीर की तरफ देखती है तो वो बाहर चला जाता है और गेट पर खड़ा हो जाता है। मैथिली, बोलिए क्या बोलना है आपको मेरे फ़ायदे और नुकसान के बारे में? जोसेफ, कल मैंने आपको एक डील के लिए मेल किया था और आपने बिना देखे ही नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया। मैथिली, आपको कैसे पता कि मैंने बिना देखे ही नॉट इंटरेस्टेड बोला है? क्या पता मैंने उसे देखकर बोला हो। जोसेफ, अगर आप उसे देखकर बोलती तो मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता। फिर भी मैं आपके साथ उस डील के बारे में एक बार और जिक्र करना चाहता हूँ। ठीक है, आप अपनी फ़ाइल रख दीजिए, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक बार और देख लूँगी। उसके बाद मुझे ठीक लगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगी। जोसेफ, लेकिन आप अभी क्यों नहीं देखना चाहती? मैथिली, मिस्टर क्या नाम है आपका? जी जोसेफ। मैथिली, बिना नाम जाने मैंने आपको 5 मिनट दिए, इतना काफ़ी नहीं? जोसेफ, लेकिन एक बार देख तो लीजिए। मैथिली, वीर आप इन्हें बाहर तक छोड़ आइए। वीर जल्दी से अंदर आता है और जोसेफ को बोलता है, सर आप बाहर चलिए। जोसेफ अब कुछ नहीं बोलता और बाहर चला जाता है, लेकिन उसकी इतनी बेइज्जती इससे पहले कभी नहीं हुई थी और वो यही सब सोचते हुए बाहर निकल गया। वीर उसे बाहर छोड़ अंदर आता है। मैथिली, क्या बोला उसने और कौन सी डील करने आया था? मैथिली, शेखावत के साथ डील का ऑफर लेकर आया था। कल मैसेज किया था तो मैंने नॉट इंटरेस्टेड बोला, जो उसे लग गई, इसलिए सामने से लेकर आया है। वीर, तो तुमने क्या किया, हाँ या ना? मैथिली, इतनी जल्दी क्या है हाँ या ना की, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी बौखलाहट होने दो फिर देखते हैं। वीर, वाह मैथिली, राजवीर सिंह ठाकुर, अब आएगा मज़ा, और दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं। जोसेफ कबीर को सब बता देता है जो जो उसके साथ हुआ था। कबीर उसकी बात सुनकर बोलता है, ठीक है, तुम इस प्रोजेक्ट को छोड़ो और महेंद्र प्रताप पर ध्यान दो। मैं अभी कुछ देर के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे कोई कांटेक्ट मत करना, मैं आकर तुमसे खुद कांटेक्ट करूँगा। बोल फ़ोन काट देता है। कबीर, मैं जो सोच रहा हूँ अगर वो सच है तो मुझे खुद जाना होगा। अब सब कुछ अपने तरीके से पता करना होगा, अब ये काम कोई और नहीं कर सकता। इधर मैथिली, वीर महेंद्र प्रताप किधर है, कुछ पता चला? वीर, उसका एक और बेटा है जो इस टाइम न्यूजीलैंड में है और अगर हम उसे पकड़ लें तो वो बाहर ज़रूर निकलेगा। मैथिली, और कबीर उसका क्या, वो किधर है? वीर, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो 2 साल से महेंद्र प्रताप के कांटेक्ट में भी नहीं है। मैथिली, इसका क्या मतलब है कि कुछ पता नहीं है, हमें उसे ढूंढना है और तुम दूसरा बेटा लेकर आ गए?
वीर, क्योंकि जितना वो अपने दूसरे बेटे के कांटेक्ट में रहता है उतना कबीर के नहीं। उसके सारे इलीगल काम वही देखता है। मैथिली, तुम्हें कैसे पता? क्या पता कबीर उसकी आड़ में सब करता हो। वीर, हो भी सकता है, एक दो दिन में मैं पता करता हूँ उसके बारे में, लेकिन मैंने न्यूजीलैंड जाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। मैथिली, ठीक है, चलो पहला शिकार कर ही लिया जाए। कबीर अपने सीक्रेट रूम में बैठा था। अब उसे गायब होना था, वो भी किसी को बिना बताए। 2 दिन बाद मैथिली अपने केबिन में बैठी थी कि उसकी न्यू सेक्रेटरी आकर बोली, मैम, एक बंदा आया है अकाउंटिंग की जॉब के लिए। मैंने उससे कितना मना किया कि यहाँ पर उस टाइम की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन वो बस एक बार आपसे मिलना चाहता है। बोल रहा है कि जब यहाँ आ ही गया है तो आपसे मिल ले, क्योंकि आप उनकी आदर्श हैं। बोल दो अभी टाइम नहीं है, किसी और को आदर्श बना ले। सेक्रेटरी चली जाती है। वीर, मैथिली, ऐसे किसी से मिलना सही नहीं है तुम्हारे लिए, इस बात का ध्यान देना। मैथिली, पता है वीर, बस तुम जाने की तैयारी करो, आज रात को निकलना है। वीर, हाँ, सब तैयारी हो गई है। सेक्रेटरी बाहर आकर देखती है तो वो आदमी अभी भी बाहर ही खड़ा था। आंखों पर मोटा मोटा चश्मा, बाल भी कान से नीचे लटक रहे थे। सिंपल सा शर्ट पैंट टाई लगाया था और सेक्रेटरी के आने का ही वेट कर रहा था। सेक्रेटरी को आता देख जल्दी से जाकर पूछता है, मैम, मैं जाऊं मिलने? सेक्रेटरी, जी नहीं, अभी मैम के पास टाइम नहीं है। वो आदमी बोलता है, बस एक बार देखकर चला जाऊंगा मैम, प्लीज़। सेक्रेटरी, जी नहीं, आप जा सकते हैं, नहीं तो हमें सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। वो मन मारकर चला जाता है और सोचता है, अब कैसे मिले, और बिना मिले जाना मुश्किल है। कौन है और क्या है, चलो कुछ और सोचते हैं, कहकर चला जाता है। कबीर परेशान था क्योंकि निया उससे मिलने से मना कर दिया था। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बिना निया से मिले उसे मैथिली का पता कैसे चलेगा। इधर मैथिली और वीर घर के लिए निकल चुके थे। दोनों घर पहुंच कुछ देर आराम करते हैं और फिर कुछ देर बाद कुछ ज़रूरी सामान लेकर अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से न्यूजीलैंड के लिए निकल जाते हैं। कबीर अपने सीक्रेट रूम में बैठकर सोच रहा था कि कैसे पता किया जाए निया बजाज कौन है। तब तक उसका फ़ोन बजता है। अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो उस पर शेडो नाम शो कर रहा था। शेडो उसका सारा सीक्रेट काम देखता था और कबीर ने मैथिली का पता लगाने का काम भी उसे ही दिया था। कबीर, हाँ शेडो, बोलो क्या खबर है? शेडो, सर, निया बजाज न्यूजीलैंड के लिए निकल चुकी है, वो भी अपने पर्सनल एयरक्राफ्ट से। कबीर, ठीक है, तुम भी निकलो, वहीं मुलाकात होगी। तुम ध्यान देना, उसे कहीं से भी तुम पर शक ना हो। कबीर अपने आप से बोलता है, आखिर तुम हो कौन? एक सेक्रेटरी इतना कुछ कैसे कर सकती है? अब तो पता लगाना ही पड़ेगा, और वो भी जल्द से जल्द। और फिर वो भी किसी को फ़ोन मिलाते हुए बाहर निकल जाता है। मैथिली, वीर, सब सेट है ना? हम उसे कैसे पकड़ेंगे? मैंने उसे बिजनेस डील पहले ही ऑफर कर दिया है, और तुम्हें देखकर वो वैसे भी पागल हुआ जा रहा है, और अब हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना है, वो भी उसे बिना कोई मौका दिए हुए। मैथिली, तुम बाहर का सब देख लेना, मैं अंदर का सब देख लूँगी। वीर, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, सब हो जाएगा, मैंने सब सेट कर लिया है। 7-8 घंटे के बाद उनका एयरक्राफ्ट न्यूजीलैंड पहुंच जाता है। दोनों उतरकर होटल के लिए निकल जाते हैं और फ्रेश होकर लंच रूम में ही ऑर्डर कर देते हैं। तब तक वीर का फ़ोन बजता है। वीर, हाँ, सब तैयारी कर लो, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, 1 घंटे में मीटिंग फिक्स करो, हम निकल रहे हैं। वीर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर होगी भी तो भी मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, 1 घंटे में हमें निकलना है। इधर कबीर भी न्यूजीलैंड पहुंच जाता है। शेडो उससे पहले ही पहुंच चुका था तो उसे लेने आता है। कबीर, कुछ पता चला कहाँ है और यहाँ क्या करने आए हैं? शेडो, सर, अभी 1 घंटे बाद उनकी मीटिंग है जिग्नेश महेंद्र प्रताप से, लेकिन कहाँ है ये अभी तक नहीं पता चला है। कबीर, क्या जिग्नेश से मीटिंग? निया बजाज की? क्यों? उस जानवर से मीटिंग क्यों कर रही है और उसके साथ काम? मैथिली की कंपनी करेगी? क्या उसे नहीं पता वो कौन है? और क्या किया है उसके बाप ने मैथिली के साथ? उसका सब कुछ छीन लिया, और निया बजाज उसके बेटे के साथ मीटिंग कर रही है। शेडो, पता करो कहाँ हो रही है ये मीटिंग, मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है वहाँ। शेडो, यस सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और जल्दी से बाहर निकल जाता है। इधर एक बड़ी सी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर जिग्नेश बैठकर निया बजाज की तस्वीर देख रहा था। वाह, कितनी फुर्सत से बनाया है भगवान ने तुम्हें, एक सेक्रेटरी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? चलो आज तुमसे भी मिलकर पता कर लिया जाए तुम्हारा टेस्ट कैसा है।
और अपने गार्ड को इंस्ट्रक्शन देता है, मीटिंग रूम में कोई नहीं आना चाहिए जब तक मैं ऑर्डर ना दूं। गार्ड, लेकिन सर बड़े सर ने आपको अकेले छोड़ने को मना किया है। जिग्नेश, तो तुम लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं अकेले हूँ। और वैसे भी ये जो इतनी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं ना, वो ज़्यादा हाथ पे नहीं मारती, बस दिमाग ही लगाती हैं, जो लगाने को अब मैं एक बार भी मौका ही नहीं दूंगा, समझे। तो जब तक मैं ना बोलूं कोई अंदर नहीं आएगा। एक आदमी आकर जिग्नेश से बोलता है, बॉस वो लोग आ गए। जिग्नेश, भेज दो, लेकिन सिर्फ निया बजाज को, और सबको बाहर ही रोक दो। वो आदमी यस बॉस बोलकर चला जाता है। वीर, मैथिली तुम तैयार हो ना? बस 10 मिनट और सब कुछ खत्म। मैथिली, वीर प्लान चेंज हो गया है। वीर, क्या? लेकिन क्यों? वो भी इतने पास आने के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। अगर तुम नहीं मारोगी तो मैं मार दूंगा, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। मैथिली, वीर बात सुनो, प्लान बस इतना चेंज है कि उसे मारेंगे नहीं, बल्कि बस उसकी सांसें आए और कभी भी अपनी आंख ना खोल पाए। मतलब जिंदा लाश बनकर रह जाए। उसके बाप को भी तो पता चलना चाहिए उसकी औकात। वीर, लेकिन अगर वह बच गया तो? मैथिली, नहीं बचेगा, बस सांसें लेगा, आंखें कभी नहीं खुलेंगी उसकी। चलो, अब जल्दी जल्दी वेट कर रहा होगा वो अपनी मौत का, वो भी बड़ी शिद्दत से, और जल्दी से आगे बढ़ जाती है। जब दोनों गेट पर पहुंचते हैं तो वीर को बाहर गेट पर ही रोक देते हैं। वीर मैथिली को इशारा कर देता है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। मैथिली अंदर बढ़ जाती है। जिग्नेश सोफे पर बैठा था, जैसे ही मैथिली को देखता है उठ जाता है और जल्दी से उसके पास आकर उसके सामने अपना हाथ बढ़ा देता है। मैथिली भी इस्माइल के साथ अपना हाथ आगे कर देती है। जिग्नेश उसके हाथ पर अपना हाथ कसने लगता है, जिसे मैथिली बहुत अच्छे से समझ रही थी। मैथिली, मिस्टर जिग्नेश, क्या पहले मीटिंग कर लें या कुछ और चाहते हैं आप? जिग्नेश ने उसके हाथ को अभी भी पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ को पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। मैथिली भी कोई एतराज नहीं करती है, क्योंकि उसे भी इसी मौके की तलाश थी जब जिग्नेश उसे खुद के इतने करीब करे और वो अपना काम आसानी से कर सके। जिग्नेश उसके चेहरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है कि मैथिली अपने पॉकेट से इंजेक्शन निकालकर एक झटके में उसके गर्दन में इंजेक्शन लगा देती है। जिग्नेश आह की आवाज़ कर जल्दी से मैथिली को छोड़ अपनी गर्दन पर हाथ रख लेता है। क्या बात है जिग्नेश, तुमने तो इतनी जल्दी छोड़ दिया मुझे। अभी तो तुम्हारा बेड हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। और एक तेज घुसा उसके मुंह पर मारती है। जिग्नेश तिलमिला जाता है, उसके मुंह से तो जैसे कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मैथिली उसका कॉलर से पकड़कर उसका सर तेज से दीवार पर दे मारती है, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। ऐसे 3-4 बार करती है, फिर उठाकर शीशे की टेबल पर पटक देती है। टेबल टूटकर बिखर जाता है और उसके साथ ही जिग्नेश का शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है और वो किसी लाश की तरह लुढ़क जाता है। इन सब की आवाज़ बाहर नहीं जाती है, क्योंकि रूम साउंड प्रूफ था। मैथिली वीर को मैसेज करती है, काम हो गया। वीर, बाहर आ जाओ, सब रास्ता क्लियर है। मैथिली जल्दी से बाहर निकल जाती है, जहां वीर पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठ होटल के लिए निकल जाते हैं। शेडो कबीर के पास आता है। सर, आरटीएस टावर पर मीटिंग थी, लेकिन। कबीर, शेडो जल्दी बोलो, क्या लेकिन? शेडो, बॉस वो जिग्नेश की बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई, उसके अंदर कोई इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया कि शायद ही वो अब कभी उठ पाएगा। कबीर, और ऐसा किसने किया? उसकी मीटिंग तो निया के साथ थी ना। वेट वेट, मतलब ये सब पूरी प्लानिंग करके किया गया था? मतलब निया जिग्नेश को जानती थी कि वो महेंद्र प्रताप का बेटा है और उसने मैथिली के साथ क्या किया है? वो गॉड, मैंने क्यों नहीं सोचा उसे मारने के बारे में। कोई बात नहीं, जो मैंने नहीं सोचा वो निया बजाज ने सोच लिया। लेकिन महेंद्र उसके पास पहुंचे तब तक हमें महेंद्र प्रताप के पास पहुंचना होगा, जिससे वो निया को नुकसान ना पहुंचा सके। शेडो, लेकिन सर निया निकल चुकी है इंडिया के लिए, अब हमें भी इंडिया के लिए निकल जाना चाहिए। कबीर, हाँ, लेकिन मैं अभी इस मातम को इंजॉय करना चाहता हूँ। हम कल इंडिया चलेंगे, तुम जाओ पता करो महेंद्र प्रताप कहाँ है। शेडो यस बोलकर चला जाता है। कबीर, निया निया निया, तुम कौन हो? और तुम अकेले तो बिल्कुल नहीं हो। बस एक बार तुम तक पहुंच जाऊं, बस फिर तो मुझे पता लगाने से कोई नहीं रोक सकता कि तुम कौन हो। जो मैं सोच रहा हूँ, काश वो सही हो।
इधर मैथिली और वीर अपने एयरक्राफ्ट में बैठ चुके थे। अब उन दोनों को कोई डर नहीं था, अब कुछ ही देर में इंडिया लैंड हो जाएंगे। मैथिली आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वीर, मैथिली, मैंने यह सब सेट कर दिया है, बस अगला टारगेट जल्दी से मिल जाए। मैथिली, कबीर को ढूंढो, किधर है, इसके बाद ही कुछ सोचना है। वीर, लेकिन हमने महेंद्र प्रताप की कमर की हड्डी तोड़ दी है, अब कबीर भी मिल जाएगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो। मैथिली, वीर, जब से हम यहाँ आए हैं कबीर का कुछ पता नहीं है और तुम बोल रहे हो कि मिल जाएगा। मुझे जल्दी से जल्दी उसका पता चाहिए, उसकी वजह से मेरे साथ जो भी हुआ उसका सब सूद समेत वसूल करूंगी। वीर, हाँ, बस 2 दिन में मैं कबीर का पता तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम्हारी मर्जी, जो करना हो कर लेना। मुझे तो उस महेंद्र प्रताप से मिलना है। मैथिली, ठीक है, अभी आराम करो, और फिर से आंखें बंद कर लेती है। इधर महेंद्र प्रताप पागल हो रहा था। जिग्नेश के बारे में सुनकर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे, इतनी सिक्योरिटी को तोड़ा किसने। और जिग्नेश की ऐसी हालत, उसका तो जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। इकलौता बेटा और वो भी इस हाल में, वो सब चीज़ें इधर से उधर फेंक रहा था। आज तक सिर्फ उसने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी, आज पहली बार उस पर वार किया गया था, वो भी इस तरह से कि कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। महेंद्र प्रताप, मोंटी, कबीर किधर है पता कर, ज़रूर उसी ने किया होगा ये सब, अपना बदला लेने के लिए। मोंटी, यस बॉस, मैं अभी पता करता हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। महेंद्र प्रताप, कबीर, तूने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया जिसे मैंने सबसे छुपा कर रखा। तूने उसे मारने की हिम्मत की है, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। मैं तुमसे इसलिए नहीं उलझना चाहता था कि जिग्नेश पर तेरी नज़र न पड़े, लेकिन उसे टारगेट करके तूने बहुत बड़ी गलती की है। अभी तूने महेंद्र प्रताप का असली रूप नहीं देखा है, जिसने तेरे बाप को मार तेरी माँ को इतने सालों कैद रखा। अब तुझे पता चलेगा महेंद्र कौन है और आज तक तुझे क्यों छोड़ता आया है। और अपने हाथ में पकड़ा शैंपेन का बोतल वहीं पर पटक देता है। कबीर अभी भी वहीं बैठा था, उसे जहां एक और खुशी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ये सोच रहा था कि उसकी नज़रों से जिग्नेश कैसे बच गया। और निया ना केवल उसके पास पहुंची, बल्कि उसे इस हाल में पहुंचा दिया कि ना तो वो जी सकता है और ना ही मर सकता है। लेकिन यह महेंद्र प्रताप को उसने सबसे बड़ी चुनौती दी है। लेकिन अगर वह जान गया तो निया पर इस समय सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना छुपना था छुप लिए महेंद्र प्रताप। तुम्हें तुम्हारे बिल से निकालने का काम तो निया ने कर ही दिया है, और अब मरेगा तू मेरे हाथों, वो भी कुत्ते की मौत। तुझे कोई और नहीं मार सकता, तेरा शिकार तो मैं ही करूँगा, और वो भी अपने हाथों से। बहुत छोड़ दिया तुझे, अब होगा तेरा और मेरा आमना सामना। तो तैयार हो जा मिलने के लिए, अपने बाप से आ रहा है कबीर सिंह शेखावत तुझसे मिलने। मैथिली और वीर इंडिया पहुंच चुके थे। आज दोनों ही खुश थे क्योंकि उनका पहला मिशन कंप्लीट हो चुका था, वो भी बिना किसी मुसीबत के। और अब आगे के लिए तैयारी करनी थी। लेकिन अब तक तो महेंद्र प्रताप और कबीर को जिग्नेश के बारे में पता चल चुका होगा, और अब आगे के रास्ते आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाले थे। उनका एयरक्राफ्ट रनवे पर उतर चुका था और गाड़ियां पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रही थी। वीर मैथिली के लिए कार का गेट खोलता है और उसके बैठने के बाद खुद भी बैठ जाता है। दोनों कुछ देर में घर पहुंचते हैं तो घर के हॉल में शिवम बैठा उन्हीं का इंतजार कर रहा था। मैथिली जल्दी से उसके पास आती है। मैथिली, शिवम, क्या हुआ, दादू कैसे हैं, और रुद्र, अलीना, सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। शिवम, मैम सब ठीक है, आप इतना क्यों परेशान हैं। मैथिली, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो उनके साथ होना चाहिए। मैम, मैंने आपको 2 सालों से नहीं देखा तो बस मिलने आ गया, आप कैसी हैं, बस यही जानने के लिए। अब मैं आपसे मिल लिया और देख लिया, अब दादू को जाकर बता दूंगा आप बिल्कुल ठीक हैं। तो क्या पता वो जल्द ही ठीक हो जाएं। आप एक बार आकर उनसे खुद भी मिल लीजिए, क्या पता आपकी आवाज़ सुनकर वो और भी जल्दी उठ जाएं और रुद्र और अलीना भी जल्दी ठीक हो जाएं। अभी मैं किसी से नहीं मिलूंगी जब तक अपने दुश्मनों का खेल ख़त्म नहीं कर दूं, और आज के बाद तुम भी मुझसे नहीं मिलोगे जब तक मैं ना बोलूं, समझे। और तुम इस बार अकेले नहीं जाओगे, तुम्हें छोड़ने के लिए स्पेशल कमांडो जाएंगे, वो भी किसी की नज़रों में आए बिना। आगे कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लेना, तुम्हारा एक कदम हमारा खेल ख़त्म कर सकता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। जी मैम, सॉरी, आज के बाद जब तक आप नहीं बोलेंगी मैं नहीं आऊँगा।
मैथिली वहां पर खड़े कमांडो को बोलती है, इन्हें सेफ्टी से पहुंचा दो, और वो शिवम को लेकर चले जाते हैं। वीर, मैथिली शिवम को ऐसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तुम फ्रेश होकर आओ, चलो डिनर करते हैं, मैं भी 10 मिनट में आ रहा हूँ। और फिर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मैथिली और वीर बाहर आकर नाश्ता करते हैं, और अब वो दोनों ही काफ़ी थक गए थे, इसलिए सोने चले जाते हैं। सुबह डेली रूटीन की तरह मैथिली ने अपने रोज के काम की तरह आज भी सारा काम किया और अब तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। इधर कबीर को भी महेंद्र प्रताप का पता मिल चुका था, इसलिए अब वो इधर से ही ऑस्ट्रेलिया निकलना चाहता था, क्योंकि महेंद्र प्रताप ने जिग्नेश को भी ऑस्ट्रेलिया के ही हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। लेकिन डॉक्टर ने अब उसे साफ साफ कह दिया था कि इन सब का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब जिग्नेश कभी नहीं उठ सकता। उसकी सारी न्यूरो सिस्टम शून्य हो चुकी हैं। महेंद्र प्रताप अब बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुका था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी कबीर ने जिग्नेश को कैसे इस हालत में पहुंचा दिया। अब वो किसी भी तरह से कबीर को मारना चाहता था, वो भी तड़पा तड़पा कर। महेंद्र प्रताप, मोंटी, कबीर का कुछ पता चला? कहाँ है वो? मुझे किसी भी हाल में वो मेरे सामने चाहिए। मोंटी, बॉस वो भी आपको ही ढूंढ रहा है, और वो किसी भी टाइम आपके पास पहुंच सकता है। महेंद्र, ओ अच्छा, तो वो हराम का पिल्ला मुझे मारेगा, अपने बाप के बाप को? आने दो उसे भी, महेंद्र प्रताप की ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा आज। कबीर ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल चुका था। कुछ ही घंटों में वो ऑस्ट्रेलिया लैंड करने वाला था। शेडो भी उसके साथ ही था। 3 घंटे बाद कबीर, शेडो सब सेट है ना? शेडो, यस सर, बस महेंद्र प्रताप भागे ना तो अब बच नहीं सकता वो। कबीर, भागने तो उसे वैसे भी नहीं दूंगा, बहुत भाग लिया उसने और बहुत भगा लिया मैंने, आज उसका खेल ख़त्म समझो। इधर महेंद्र प्रताप भी हाई सिक्योरिटी अलर्ट था। कोई भी हलचल हो तो डायरेक्ट फायर करने के आदेश दे दिया था। 1 घंटे बाद कबीर डायरेक्ट महेंद्र प्रताप के टेरेस पर लैंड कर गया। अगल बगल देखते हुए आगे बढ़ रहा था और सामने आने वाले को वहीं सुला दे रहा था। लेकिन यहाँ ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी लगा रखी थी, जिससे आगे बढ़ने में उसे दिक्कत हो रही थी। थोड़ी सी लापरवाही उसके लिए खतरा बन सकती थी, इसलिए वो आराम से चल रहा था बिना कोई गलती किए। शेडो भी बेस्ट गार्ड लेकर महेंद्र प्रताप की सिक्योरिटी को चकमा देकर मार मार कर आगे बढ़ रहा था। तभी मोंटी भागते हुए अंदर आया। महेंद्र, क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहे हो? मोंटी, सर आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, कबीर आ चुका है और वो किसी भी टाइम यहाँ आ सकता है, इसलिए आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, हम उसे बाद में भी मार सकते हैं। अभी कोई रिस्क लेना हम पर ही भारी पड़ सकता है, इसलिए आप चलिए हमारे साथ। महेंद्र, पागल हो गए हो, मैं अपने घर से भाग जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, आज उसकी मौत को लिख कर जाऊंगा मैं। मोंटी, सर आप यहाँ से निकल जाइए, फिर हम इस घर को ही उड़ा देंगे और उसके साथ ही कबीर को भी। महेंद्र, ठीक है, चौपर रेडी करो और इस घर के कोने कोने में माइंस लगा दो। आज इस घर के साथ साथ कबीर भी उड़ जाना चाहिए। और मोंटी के साथ जल्दी से सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकलकर चौपर में बैठकर निकल जाता है। कबीर का फ़ोन बजता है। कबीर ब्लूटूथ कनेक्ट करके बोलता है, हाँ शेडो बोलो, क्या हुआ? शेडो, सर जल्दी से टेरेस पर जाइए और वहाँ से चौपर से जल्दी से निकलिए, क्योंकि इस पूरे घर में माइंस लगाया जा रहा है, आपको उड़ाने की साजिश हो रही है। महेंद्र प्रताप अपने सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकल चुका है। हम लोगों ने उसके चौपर से उसे जाते हुए देखा है। कबीर, क्या वो निकल गया? ऐसा कैसे हो सकता है? शेडो, सर ऐसा हो चुका है और हम उस तक पहुंचते तब तक वो जा चुका था। अब आपके पास बहुत कम टाइम है, निकलिए जल्दी से, मैं आपको सीयूवी होटल में मिलूंगा, यहाँ अब हमारा कोई काम नहीं। इतना बोलकर फ़ोन रख, जल्दी से सबको निकलने को बोल। अपने आप भी निकल जाता है। जहाँ कबीर को गुस्सा आ रहा था, ऐसा कैसे भाग गया, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था सिवाय यहाँ से निकलने के, इसलिए वो अभी अब जल्दी से निकलकर टेरेस पर आ जाता है जहाँ पर चौपर था, और वहाँ से बैठ जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ पर ज़ोरदार धमाका होता है और उसके बाद कई सारे धमाके होते हैं और पूरा घर कुछ ही पल में खंडर बन जाता है। कबीर सीधे सीयूवी होटल पहुँचता है जहाँ शेडो उसका इंतज़ार कर रहा था। कबीर, शेडो कहाँ है? महेंद्र प्रताप, और कैसे भाग गया वो मुझसे बचकर, और इस टाइम कहाँ है? शेडो, सर अभी कंफर्म नहीं है, कुछ समय में आपको उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, आप परेशान मत होइए। कबीर, तुम जानते हो उसको मारने के बाद मैं मैथिली से मिलना चाहता हूँ, और अभी तक ना तो मैथिली का कुछ पता है और अब ये भी मुझसे बचकर भाग गया। निया से मुलाकात नहीं हो पा रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ।
शेडो, सर मैथिली मैम का भी पता चल जाएगा, आप परेशान मत होइए, आप इंडिया निकल जाइए और निया बजाज से मिलने की कोशिश कीजिए। कबीर, ठीक है मैं अभी निकलता हूँ इंडिया के लिए, तुम पता करो महेंद्र प्रताप के बारे में, इस बार नहीं बचना चाहिए। शेडो, जी सर, इस बार कोई गलती नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। कबीर, इस बार कोई गलती बर्दाश्त भी नहीं होगी, और वह वहाँ से इंडिया के लिए निकल जाता है। मैथिली और वीर आज ऑफिस में सब काम देखते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। कबीर भी इंडिया आ चुका था और उसे पता चल चुका था कि निया ठाकुर विला में रहती है। अब उसे ठाकुर विला में घुसना था, लेकिन वो कैसे घुसे? सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कबीर को अंदर जाना मतलब मुसीबत मोल लेना था। कबीर का मैथिली से मिलना आज 10 दिन हो चुके थे, लेकिन ना तो मैथिली और वीर को कबीर का पता चल रहा था और ना ही महेंद्र प्रताप का। लेकिन इन सब में दोनों को एक बात और पता चली थी, वो ये कि कबीर ने महेंद्र प्रताप पर हमला किया, लेकिन वो उससे पहले ही भाग गया। अब ये बात दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कबीर ने हमला क्यों किया, क्योंकि जहाँ तक उन दोनों को पता था कबीर तो महेंद्र प्रताप का ही बेटा है, और कोई भी बेटा अपने पिता को क्यों मारना चाहेगा, कहीं और कोई बात तो नहीं है। और इधर कबीर भी निया से लगातार मिलने की कोशिश में था, लेकिन हर बार वो असफल हो रहा था, कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से। ऊपर से इतनी टाइट सिक्योरिटी एक सेक्रेटरी के लिए, ये भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अभी उसे और कोई रास्ता ढूंढना था जिससे वो निया तक पहुंच सके। सुबह, वीर, मैथिली आज ऑफिस का मेल चेक किया है। मैथिली, क्यों, कुछ खास बात है क्या ऑफिस के मेल में जो इतना एक्साइटेड हो? वीर, हाँ वो जोसेफ का लगातार और हर दिन बिजनेस डील रिक्वेस्ट है, जो कुछ गड़बड़ लग रही है, उनकी कंपनी भी हमसे कम नहीं है, तो वो ऐसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैथिली, ईगो प्रॉब्लम होगी, मैंने मना कर दिया इसलिए। वी, नहीं मैंने चेक किया है और कुछ बात लग रही है। मैथिली, जिसको खोजना है वो तो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं किस बिल में बैठ गया और तुम बोल रहे हो कुछ गड़बड़ है। वीर, मैथिली मैं सच बोल रहा हूँ, एक बार इस बंदे से मिल लेते हैं फिर देखते हैं। मैथिली, जोसेफ सेक्रेटरी है, एमडी कौन है उस कंपनी का, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। वीर, कुछ ज़्यादा नहीं है उसके एमडी को पब्लिक होना पसंद नहीं, बस नाम पता है, कोई KSS है। मैथिली, तो मीटिंग किसके साथ होगी और प्रोजेक्ट किसके साथ करना है, एमडीएस सेक्रेटरी के साथ? वीर, मैं एक बार ओके करता हूँ, देखता हूँ कोई सामने आता है एमडीएस सेक्रेटरी। मैथिली, देख लो और चलो, टाइम हो गया, ऑफिस जाना है। वीर, हाँ चलो, और दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कबीर अपने मीटिंग रूम में बैठा था, तब तक जोसेफ आकर बोलता है, बॉस हम डेली प्रोजेक्ट के लिए मेल कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। कबीर, ठीक है तुम करते रहो, मैं भी देखता हूँ आगे क्या करना है, और शेडो को भेजो। जोसेफ यस बॉस बोलकर चला जाता है। शेडो आकर सामने खड़ा हो जाता है। कबीर, कहाँ है, कुछ पता चला? शेडो, अभी नहीं सर, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। कबीर, ये कैसी कोशिश है जहाँ कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या नहीं? तुम लोगों के पास अब सिर्फ 24 घंटे हैं, या तो पता दो या खुद लापता हो जाओ, बोलकर उठ जाता है। आज कितने दिनों बाद कबीर ऑफिस आया था, आज उसने सोच लिया था बहुत हो गया, छिपना छिपाना अब तो सामने से ही मिलना पड़ेगा। देखे तो आखिर है कौन ये निया बजाज, और जोसेफ को बुलाता है। जोसेफ, बॉस आपने बुलाया? कबीर, हाँ वो मैं निया बजाज से मिलने उसके ऑफिस जा रहा हूँ, यहाँ का सब देख लेना। जोसेफ, लेकिन बॉस। कबीर, नो मोर क्वेश्चन, बोल जल्दी से निकल जाता है। मैथिली ऑफिस पहुँचती है और अपने केबिन में चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी सेक्रेटरी, मैम आपसे मिलने मिस्टर शेखावत आए हैं। मैथिली वीर की तरफ देखती है तो वो अपनी स्वीकृति दे देता है। मैथिली, भेज दो। 10 मिनट बाद मैथिली का केबिन नॉक होता है। मैथिली, यस कम। कबीर अंदर आता है। मैथिली जब उसे देखती है तो उसकी आंखें कुछ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन कहाँ देखा उसे याद नहीं आता है, और उसे देखकर कंफ्यूज हो जाती है। और उनके पास जिस कबीर की तस्वीर थी वो तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसलिए भी दोनों पहचान नहीं पा रहे थे। कबीर, मिस बजाज, क्या हम 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? मैथिली, जी बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको बिना जान पहचान बात कर सकती हूँ तो आपको भी वीर से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कबीर, ठीक है जैसा आप चाहें, लेकिन मुझे आपकी आंखें किसी की याद दिलाती हैं। मैथिली, आप यही बात करने आए हैं? कबीर, नहीं मैं तो बिजनेस की बात करने आया हूँ, बस एक दोस्त की याद आ गई तो आपसे कंपेयर कर दिया। वो क्या है ना, उसकी आंखें भी आपकी तरह ही थी,
मैंने सोचा था वो मुझे जब भी दिखेगी पहचान जाएगी, लेकिन मैं गलत था, वो तो मुझे भूल गई। मैथिली, आप बिजनेस की बात करने आए हैं मिस्टर शेखावत, या यही बात आप अकेले में करना चाहते थे? कबीर, जान थी वो मेरी, हर बात शेयर करती थी। कई साल पहले हम बिछड़ गए थे, एक आंधी आई और सब कुछ तबाह हो गया, और आज तक वो मुझे नहीं मिली। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद मिल जाए और वो भी मुझे पहचान जाए। आप दुआ कीजिएगा। मैथिली, कौन है आप? कबीर, छोड़िए, आपको क्या करना है, आप तो सिर्फ बिजनेस डील करती हैं। मैथिली, आई सेड हु आर यू? कबीर को उसका इस तरह बोलना अपना ट्रिक काम करना लग रहा था। उसने सोच लिया था, अगर ये मैथिली हुई तो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। उसका इस तरह से हाइपर होना मतलब काम बिगड़ना। सामने उसका कोई दुश्मन भी हो सकता था। वीर उठता इससे पहले मैथिली बोली, क्या अच्छा ड्रामा था ना। अक्सर लोग बिजनेस करते करते पर्सनल बातें करने लगते हैं। आई थिंक अब आपको जाना चाहिए, आपके 2 मिनट पूरे हो चुके। कबीर अब सीरियस हो चुका था। ये कोई ड्रामा नहीं था, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप शौक से मानिए। और दूसरी बात, मेरे बारे में कुछ भी बोलिए, मैं मनु के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। और उठकर चला जाता है। वीर, वाह यार, क्या बोला है, बंदे की तो बोलती ही बंद हो गई। मैं भी कुछ देर के लिए तुम्हारा रिएक्शन देखकर डर गया था, लेकिन तुमने सब संभाल लिया। लेकिन वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था, वो भी इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर? यहाँ फालतू बातें करेगा, कुछ समझ नहीं आया। मैथिली, पता करो कौन है ये शेखावत, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ इसके बारे में। सब कुछ मतलब सब कुछ, समझ रहे हो ना? वीर, हाँ समझ गया, कुंडली निकालनी है उसकी। मैथिली, हाँ, क्योंकि इसकी आंखें किसी की याद दिलाती है मुझे, लेकिन वो तो एक्सीडेंट में। मैथिली कबीर को देखती है तो उसकी आंखें कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन कहाँ उसे समझ नहीं आता। और अब उसकी बातें भी काफ़ी अजीब थी, लेकिन वो तो बिजनेस डील करने आया था, तो ऐसी बातें करके क्यों चला गया? मैथिली उसकी बातों से और उसकी इस हरकत से कंफ्यूज हो गई थी। वीर को भी उसने बोल दिया था कि सब पता करे कि वो कौन है और यहाँ क्या करने आया था, क्योंकि मनु तो सिर्फ उसे वही बुलाता था। लेकिन उसकी तो पूरी फैमिली रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई थी, तो ये कौन है? और आज अचानक यहाँ कैसे? और ये तो निया बजाज से मिलने आया था, तो वो उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा था, जैसे वो जानने की कोशिश कर रहा हो कि मैं निया बजाज हूँ या कोई और। वीर, मैथिली, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैंने जोसेफ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। मैथिली, अच्छा किया, और अपना काम करने लगती है। और वीर भी अपना काम कर रहा था। दोनों को ही काम करते करते शाम हो जाती है। वीर, मैथिली, घर चलना चाहिए, रात के 8 बज गए हैं। मैथिली, बस 10 मिनट, फिर जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के बाद लैपटॉप बंद करके बैग में डाल देती है और उठती है कि वीर बैग पकड़ लेता है और मैथिली आगे हो जाती है और वीर पीछे पीछे। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और कुछ देर में घर आ जाते हैं। कबीर अभी ऑफिस में ही था जब से निया से मिलकर आया था। काफ़ी कंफ्यूज था। कौन है? पहले तो उसे लगा था कि मैथिली है, लेकिन बाद में उसके रिएक्शन ने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। जोसेफ, बॉस, ठाकुर ने मेल एक्सेप्ट कर लिया। कबीर, क्या? जोसेफ, यस बॉस, अभी अभी मेल आया है, वो हमारे साथ डील करने के लिए मान गई। कबीर, ठीक है, तुम जाओ। फिर कबीर खुद से बोलता है, निया या मैथिली जो भी हो, अब जल्दी ही पता चल जाएगा आखिर तुम हो कौन। बस मुझे इसी का इंतज़ार था, और वो इंतज़ार भी आज पूरा हो गया। तब तक कबीर का फ़ोन बजता है। कबीर फ़ोन उठाकर बोलता है, हाँ बोलो। माँ ठीक तो है ना? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, बस तुम लोग उनका ध्यान रखना। और घर के लिए निकल जाता है। आधे घंटे में घर पहुँच जाता है। यहाँ की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा टाइट थी, क्योंकि कबीर ने यहाँ पर अपनी माँ को रखा था और अब वह कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए सिक्योरिटी ज़्यादा थी। कबीर अंदर जाता है तो नर्स बोलती है, सर मैम अब एकदम ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। कबीर रूम में जाता है तो एक 55 साल की औरत बेड पर लेटी थी। आज भी चेहरे पर तेज बरकरार था। कबीर आराम से बोलता है, माँ। तो वो आंखें खोलती हैं और उठकर बैठ जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर कबीर जल्दी से जाकर उनसे लिपट जाता है और वो भी उसे वैसे ही पकड़ी रहती हैं। कबीर, कितना याद किया मैंने आपको, आपकी हालत देखकर मैं ही जानता हूँ कैसे खुद को संभाला था मैंने। ऐसे ही कुछ देर रहने के बाद खुद को संभाल कर दूर हटा और उनके चेहरे को हाथ में लेकर बोला, अब आप ठीक हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? उन्होंने अपनी गर्दन ना में हिलाई और बोली, जब तेरे जैसा बेटा मेरे पास हो तो मुझे किस बात की तकलीफ होगी, बोल तो।
कबीर उनके हाथ को चूम कर बोला, अब कभी होने भी नहीं दूंगा। अब आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी ऐसे ही, और फिर से उनके गले लग जाता है। आज दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। आज कितने सालों के बाद तो कबीर ने अपनी माँ को देखा था, वो भी नॉर्मल। तो उसका इमोशनल होना तो बनता था। मैथिली और वीर खाना खा चुके थे और अब अपने अपने रूम में काम कर रहे थे कि मैथिली का फ़ोन बजा, जो शिवम का था। मैथिली, हाँ शिवम बोलो, सब ठीक तो है ना? आज शिवम की आवाज़ से कुछ तो लग रहा था। शिवम, मैम एलिना और रुद्र अब कुछ कुछ बोल रहे हैं और दादू भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मैथिली, क्या? रुद्र और एलिना बोल रहे हैं? कैसे हैं दोनों, मुझसे बात कर सकते हैं? शिवम, अभी नहीं मैम, लेकिन जल्दी आपसे बात करेंगे दोनों। मैथिली, ठीक है, तुम पूरा ध्यान दो, कोई दिक्कत हो तो कॉल करना, ठीक है? और जब भी दोनों बात करें मुझसे बात करवाना। शिवम, ठीक है मैम, आप भी अपना ध्यान रखना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, अब सब सही हो जाएगा। यह बोलकर शिवम फ़ोन रख देता है। मैथिली खुश थी और अब वो वीर के कमरे में जाती है और हर जगह उसे ढूंढती है। वीर, वीर किधर हो तुम? लेकिन वो दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैथिली, वीर कहाँ गए तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब मैथिली बाहर हॉल में आई तो वीर बाहर से आते हुए दिखाई दिया। मैथिली, वीर कहाँ गए थे? मुझे कुछ बताना था। वीर को मैथिली के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। वीर, हाँ क्या हुआ बोलो, मुझे कुछ काम था तो बाहर गया था। चलो बैठो, और उसने सोफे पर मैथिली को बैठा दिया। मैथिली, वीर, रुद्र और अलीना अब कुछ कुछ बोल रहे हैं और दादू भी अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, फिर हम सब साथ रहेंगे। वीर, अच्छा इसलिए तुम इतना खुश हो? चलो, कोई खबर तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाई, मैं खुश हूँ तुम्हें खुश देखकर। चलो अब तुम्हारा मुंह मीठा करवाता हूँ। मैथिली, नहीं अभी नहीं, जब तक सब कुछ मुझे वापस न मिल जाए तब तक नहीं। चलो अब सोने जाते हैं, रात ज़्यादा हो गई है। वीर, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, और वो भी अपने रूम में चला जाता है। इधर कबीर की माँ सवर्णा ने कबीर से पूछा, कुछ पता चला मनु का? मुझे पता है तू ढूंढ रहा होगा उसे आज भी, लेकिन क्या वो तुझे मिली? और राजवीर भाई साहब और भाभी, किसी का कुछ पता चला, कहाँ हैं वो लोग? कबीर, हाँ माँ मिल गई है, लेकिन राजवीर अंकल और उनके पूरे परिवार को महेंद्र प्रताप ने मार दिया, बस मैथिली ही बची है। लेकिन इस समय जहाँ कहीं भी है, मैं जल्दी ही उसे आपके पास लाऊंगा। आप आराम कीजिए, आपकी बेटी को बहुत जल्दी लाऊंगा। सुवर्णा, मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि महेंद्र ऐसा ही कुछ करेगा, पर मुझे यकीन है तू ढूंढ लेगा उसे, लेकिन जल्दी कर, कहीं उसे कोई गलतफहमी ना हो जाए। बिना माँ बाप के बच्चों को बहलाना आसान होता है, कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं, और जो नहीं होता वही दिखता है। कबीर, माँ आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी ही ढूंढ लूँगा। स्वर्णा, बिल्कुल मुझे भरोसा है अपने बेटे पर, वो जल्द ही ढूंढ लेगा। चल तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। कबीर वहाँ के रसोइयों को बुलाता है तो वो वहीं खाना लेकर आ जाता है। दोनों माँ बेटे खाना खाते हैं और कबीर उनकी गोद में ही सर रखकर सो जाता है। सुबह कबीर उठता है, सुवर्णा रूम में कहीं नहीं थी। तो वो बाहर भागता है तो वो किचन में थी, तो अपनी माँ को देखकर उसे राहत की सांस आती है। कबीर, माँ आप किचन में क्या कर रही हो? इतने लोग हैं, आप अभी आराम करो, अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुए हो। सुवर्णा, मैं अब ठीक हूँ और अपने बेटे को अपने हाथ का खाना भी बनाकर खिला सकती हूँ। कबीर, आप नहीं मानेंगी। स्वर्णा, बिल्कुल नहीं, बहुत आराम हो गया, अब तो जल्दी से मैथिली को ला, मैं तुम दोनों की शादी करा दूँ बस। कबीर उनके कंधे पर सिर टिकाकर बोलता है, मैं भी वही चाहता हूँ। इधर ठाकुर विला में सुबह मैथिली और वीर नाश्ता कर रहे थे। मैथिली, वीर पता चला कुछ? कौन है मिस्टर शेखावत? वीर, बस आज पता चल जाएगा, तुम इसके बारे में ज़्यादा न सोचो, मैं हूं ना। मैथिली, नहीं फिर भी मुझे जानना है। वीर, ठीक है, आज तुम अकेले ऑफिस चले जाओ, मुझे कुछ काम है तो पता करके बताता हूँ। मैथिली, ठीक है, अपना ध्यान रखना, बोलकर ड्राइवर के साथ ऑफिस चली जाती है। आज रास्ते में कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, कबीर भी उसी रास्ते से जा रहा था। जब निया की गाड़ी देखी तो ड्राइवर को ओवरटेक करने के लिए बोल दिया। ड्राइवर, लेकिन सर वो हमारे लिए रिस्की भी हो सकता है। कबीर, मुझे परवाह नहीं, तुम ओवरटेक करो। तो ड्राइवर ने भी स्पेस देखा तो ओवरटेक कर सामने गाड़ी रोक दी। मैथिली की गाड़ी झटके से रुक गई। मैथिली, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइवर, मैं वो किसी ने सामने गाड़ी रोक दी है, मैं पूछ कर आता हूँ। मैथिली, देखो जल्दी, वैसे भी आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है।
ड्राइवर बाहर निकलता है, जिसका फ़ायदा उठाकर कबीर मैथिली की गाड़ी में घुस जाता है और उसकी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। मैथिली ध्यान ही नहीं देती क्योंकि वो अपने लैपटॉप में बिजी थी, ऊपर देखा ही नहीं। काफ़ी समय बाद भी जब ऑफिस नहीं पहुंची तो उसने अपना सिर ऊपर किया, लेकिन वो यहाँ कहाँ है? ये तो उनका ऑफिस नहीं है। मैथिली, कौन हो तुम और मेरी गाड़ी में कैसे आए? जानते भी हो किसकी गाड़ी में हो? एक सेकंड भी नहीं लगेगी तुम्हारी धज्जी उड़ाने में, इसलिए गाड़ी रोको। कबीर, बस आ गए हैं, आज तुम्हें किसी से मिलवाना है। तुम्हें क्या लगता है तुम निया बजाज हो और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाऊंगा? तुम्हारी आंखें मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। मैथिली, कौन हो तुम? गाड़ी रोको। कबीर, बस 5 मिनट और हम पहुंच जाएंगे। मैथिली, अब अपनी जान की सोचो, 5 मिनट तुम्हारे पास भी हैं। कबीर, बिल्कुल, देखते हैं जान देती है या लेती है मैथिली राजवीर ठाकुर। मैथिली को अपना ही नाम उसके मुंह से सुनकर एक झटका लगा। कबीर उसके एक्सप्रेशन देख रहा था। क्या बात है, आप नहीं हैं मैथिली? सॉरी, कोई बात नहीं, मुझे पता है कहाँ है मैथिली। आपको जल्दी ही उससे मिलवाऊंगा। मैथिली, बकवास बंद करो। तब तक कबीर अपने घर के सामने गाड़ी रोकता है और बाहर निकलता है। मैथिली भी बाहर निकलती है और बिना कुछ देखे एक घूंसा कबीर के मुंह पर मारती है और उसका कॉलर पकड़ के बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? सारे गार्ड उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन कबीर सबको इशारे से रोक देता है। सब उन्हें ही देख रहे थे। उनके बॉस को एक लड़की ने मार दिया और उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या बात है, लेकिन ये लड़की भी तो मामूली लड़की तो नहीं लग रही। कबीर, और मारना है मार लो, तुम बचपन से ही मुझे ऐसे ही मारती थी। गलती भी तुम्हारी और मार भी मैं ही खाता था। मैथिली, सपने देखने का शौक है तुम्हें, अच्छी बात है, और गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन कबीर उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे पता था यकीन नहीं करोगी, इसलिए इतना लंबा इंतज़ार किया, नहीं तो जिस दिन इंटरव्यू दे रही थी ना, उसी दिन उठा लाता और मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे पास कुछ है, लेकिन उसके पहले असली चेहरा तो दिखाओ। और उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसका मास्क उतार देता है। मैथिली को समझ ही नहीं आता उसके बारे में इतना कैसे जानता है, और ये भी पता है कि मैंने मास्क लगाया है। आखिर ये है कौन? मास्क इतना पतला था कि आसानी से किसी को समझ नहीं आया। फिर इसे कैसे पता चला? कबीर, क्या सोच रही हो? मुझे कैसे पता चला? बता देता हूँ, तुम्हारी आंखें, कभी अपनी आंखें देखी हैं? इनकी पुतलियाँ गोल नहीं हैं, जो शायद मेरे अलावा तुम्हारे घर वालों को पता होगा। नेथली उसे ही देख रही थी। कबीर, अभी समझ नहीं आया ना? मुझे पता था मनु, चाहे छोटी हो या बड़ी, मुझे उसे हमेशा से सब एक्सप्लेन करना पड़ता है। तुम मैथिली हो, इसका पता मुझे तुम्हारा इंटरव्यू देखकर ही चल गया था। लेकिन मैं माँ के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था और कल डॉक्टर ने बोल दिया अब वो पूरी तरह से ठीक है, तो बस तुम्हें उठाना था। जिसके लिए तुम्हारे बॉडीगार्ड, क्या नाम है उसका, वीर, उसे उलझाना था, जो मैंने बहुत अच्छे से किया और वो उलझ गया और मैं तुम तक पहुंच गया। अब चलो, माँ वेट कर रही हैं। मैथिली, कौन माँ? और मैं तुम्हें नहीं जानती तो तुम्हारी माँ से क्यों मिलूं? कबीर, वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। कबीर उसकी जिद के आगे अब थक गया था, तो अब जल्दी से उसे कंधे पर उठा लिया। मैथिली, छोड़ो मुझे, वीर को पता चला तो जान ले लेगा। और उसके कंधे पर लगातार मारे जा रही थी। आज मैथिली की सारी स्किल कबीर के सामने जैसे कुछ थी ही नहीं। कबीर उसे सीधा अंदर लेकर चला गया। सब उसे ऐसे किसी को लेकर जाते हुए पहली बार देख रहे थे। हॉल में स्वर्णा नौकरों से कोई काम करवा रही थी। कबीर को इतनी जल्दी यहाँ कैसे, और ये लड़की कौन है जिसे उसने ऐसे उठाया है? स्वर्णा, कबीर उतारो उसे, ऐसे क्यों उठाए हो? कबीर, क्योंकि ये नहीं मान रही थी आपके पास आने के लिए। मैथिली, उतारो नहीं तो सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। कबीर उसे स्वर्णा के सामने उतार देता है। स्वर्णा उसे देखती है तो जल्दी से उसके पास आती है और उसके गाल पर हाथ रखकर बोलती है, मैथिली। और जैसे ही मैथिली उनका हाथ अपने चेहरे पर महसूस करती है और जैसे ही स्वर्ण जी की तरफ देखती है, तुरंत बेहोश हो जाती है। उससे पहले गिरती कबीर उसे पकड़ लेता है। कबीर मैथिली को लेकर बेडरूम में जाता है। डॉक्टर अभी उसके घर पर ही मौजूद थे। स्वर्णा की देखभाल के लिए कबीर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेक करते हैं। कबीर, डॉक्टर क्या हुआ है? डॉक्टर, कुछ नहीं, बस शॉक लगा है जिससे बेहोश हो गई हैं। अभी कुछ देर में होश आ जाएगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। कबीर वहीं सोफे पर बैठ जाता है और सवर्णा भी उसके पास वहीं बैठ जाती हैं।
अब दोनों मैथिली के होश में आने का इंतज़ार करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे बाद मैथिली को होश आता है तो उठकर बैठ जाती है। सामने स्वर्णा और कबीर को देखती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने स्वर्णा बैठी है, उसकी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड, जिसे उन लोगों ने सालों पहले मरा हुआ मान लिया था। स्वर्णा उसकी हालत देखकर उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बच्चा, नहीं पहचाना मुझे? मैथिली, आपका तो एक्सीडेंट हो गया था, तो आप यहाँ कैसे, वो भी इतने सालों बाद? क्या इसने आपको भी किडनैप करके रखा है? कबीर उसे घूर रहा था और स्वर्णा उसके ऐसे बोलने पर कबीर को देखती है, जो मैथिली को अजीब से घूर रहा था। स्वर्णा, बिल्कुल बेटा, इसने मुझे भी किडनैप करके रखा है। कबीर उनके ऐसे बोलने से उनकी तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है कि उसकी माँ ये क्या बोल रही है। मैथिली, आंटी आप कैसे बच गए? पापा, दादू, मम्मा सबने आपको कितना ढूंढा, लेकिन आप लोगों का कुछ पता नहीं चला। और अंकल, अंकल कहाँ हैं? और चीकू, वो कहाँ है? और ये इसने किडनैप क्यों करके रखा है? कबीर चीकू सुनकर स्माइल करने लगता है। कम से कम मैथिली उसे भूली तो नहीं है। स्वर्णा को उसके सवाल सुनकर उस दिन की याद आ जाती है, जब सम्राट और वो चीकू के साथ आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ था। कितने साल तो उन्हें होश ही नहीं रहा, और जब होश आया भी तो महेंद्र प्रताप की कैद में थी और सम्राट को उस एक्सीडेंट में वो खो चुकी थी। अब बस एक ही उम्मीद थी, और वो था कबीर, जिसके लिए उन्हें जीना था और महेंद्र प्रताप की कैद से निकलना था। और उस कैद से निकलने में आज इतना समय लग गया और पूरी तरह से ठीक होने में आज तक का वक्त लग गया। मैथिली, आंटी बोलिए ना, आप यहाँ कैसे? और चीकू और अंकल कहाँ हैं? स्वर्णा, वो बहुत लंबी कहानी है, कभी आराम से सुनाऊंगी। और तुम्हारे अंकल मुझे यहाँ तुम लोगों के पास छोड़कर भगवान के पास चले गए। बोलते बोलते उनकी आंखें भर आई। मैथिली, आंटी क्या चीकू भी? स्वर्णा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा चीकू तो तुम्हें पहचान गया है, अब तुम भी पहचान जाओ उसे। तब तक मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। मैथिली, नहीं, आप कहीं मत जाइए। चीकू कहाँ है और मैं कैसे पहचानूंगी उसे? और ये यहाँ क्या कर रहा है? स्वर्णा, अब ये बात तो तुम्हें यही बताएगा कि तुम्हारा चीकू कहाँ है। तुम पूछो इससे, मैं अभी आ रही हूँ, बोलकर बाहर चली जाती हैं। मैथिली अब उसे घूर रही थी। कबीर को उसके ऐसे बच्चों जैसे बिहेवियर पर हंसी आ रही थी। जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। जितने भी नौकर थे पहली बार कबीर को हंसते हुए देख रहे थे। सबको आज आश्चर्य हो रहा था। आज उनके घर में पहली बार कोई लड़की आई है और उनके बॉस इस तरह से हंस रहे हैं। मैथिली बेड से उठकर उसके पास आती है और उसका कॉलर पकड़कर बोलती है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी बताओ चीकू कहाँ है? तुमने उसे कहाँ रखा है? मैथिली के इतने पास होने से कबीर की तो सांसें ही रुक चुकी थी, और उसके ऐसे बोलने से बची खुची कसर भी अब ख़त्म हो रही थी। अब वो जल्दी से उसे गले लगा लेता है। मैथिली को समझ ही नहीं आ रहा था स्वर्णा उसे इसके साथ क्यों छोड़कर गई है, और उनको देखकर भी यही लग रहा था कि वो किडनैप है। और ये कौन है जो उसे जवाब देने के बजाय ऐसे ट्रीट कर रहा है? मैथिली निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल ही नहीं पा रही थी। मैथिली, मुझे छोड़ा नहीं तो? कबीर, ठीक है, छोड़ दे रहा हूँ बाबा। मैथिली, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। कबीर, यार तुम्हें अभी भी जवाब चाहिए? मैथिली कन्फ्यूज सी अभी भी उसे देख रही थी। तब तक स्वर्णा जूस लेकर आती है। स्वर्णा, क्या हुआ, अभी भी जवाब नहीं दिया इसने? मैथिली नाम में सिर हिला देती है तो स्वर्णा, रुक जाओ, मैं अभी पूछती हूँ इससे। और कबीर का कान पकड़कर बोलती है, चलो बताओ अब कहाँ है चीकू, कब से बच्ची को परेशान करके रखा है? कबीर, माँ मेरा कान छोड़िए, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, मेरी इज्जत का क्या होगा? मैथिली कबीर के मुंह से माँ सुनकर कभी कबीर को देखती तो कभी स्वर्णा को। तो स्वर्णा ने उसे देख हाँ में सिर हिला दिया और बैठ गई। मैथिली कबीर के पास जाकर बोलती है, तुम चीकू हो, मुझे लगा ही था, तुम्हारी आंखें मुझे चीकू की तरह ही लगी थी। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे और इतना परेशान किया, और अब उसे मारने लगती है। कबीर, माँ देखे ना इसे, अभी तो मान नहीं रही थी और बाहर भी मुझे मारा, वो भी सबके सामने, और अब फिर मार रही है। मैथिली, तुमने मुझे इतना परेशान किया है, ये सब उसका बदला है। कबीर बच रहा था और मैथिली उसे मार रही थी। स्वर्णा, बस बस, अब आ जाओ तुम दोनों, अब जिंदगी भर ऐसे ही लड़ना है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैथिली उनकी बात सुनकर रुक जाती है। स्वर्णा मैथिली का हाथ पकड़ अपने पास बैठा लेती है। मैथिली, अब तुम यहीं रहोगी हमारे साथ, ठीक है? अब और मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती, उसके बाद तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। मैथिली,
आंटी अभी नहीं, अभी तो दादू रुद्र और एलिना भी ठीक नहीं हुए हैं और बिना उनके मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। स्वर्णा, क्या बाबूजी जिंदा हैं और रुद्र एलिना भी, लेकिन कहाँ हैं वो? और तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कबीर, हाँ मनु बोलो, कहाँ हैं सब लोग और ये बात किसको पता है? मैथिली, मैंने उन्हें शिवम के साथ रखा है न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में। अब वो ठीक हैं और डॉक्टर ने कहा है कुछ दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कबीर, और किसको पता है उन लोगों के बारे में? मैथिली, वीर को। स्वर्णा, ये वीर कौन है? मैथिली, उनके ऐसा बोलने से उन्हें देखने लगती है। आप वीर को नहीं जानती? आपको तो पापा के सभी दोस्तों के बारे में पता होगा, तो आप वीर को कैसे नहीं जानती है? वीर जैसलमेर के पापा के दोस्त का बेटा है। स्वर्णा, जैसलमेर में नहीं, जहाँ तक मुझे पता है राजवीर का वहाँ कोई दोस्त नहीं था। तो ये कौन है? कबीर, पता करो कौन है ये जो अपने आप को राजवीर के दोस्त का बेटा बोल रहा है। और बाबूजी, रुद्र और एलिना को आज यहाँ लाने की तैयारी करो। कबीर, माँ मैं अभी सब करता हूँ। मैथिली, लेकिन वीर मुझे ढूंढ रहा होगा। स्वर्णा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। तुम सब कबीर पर छोड़ दो, वो सब संभाल लेगा। मैथिली, लेकिन वीर ने तो कहा था कबीर महेंद्र प्रताप का बेटा है, तो क्या उसने झूठ बोला था मुझसे? कबीर, क्या उसने तुमसे बोला मैं महेंद्र प्रताप का? अब बताता हूँ मैं इसको, कबीर सिंह शेखावत कौन है। स्वर्णा, कबीर, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं सबको सही सलामत चाहती हूँ। कबीर, माँ अब किसी को कुछ नहीं होगा। मैथिली, हॉस्पिटल का एड्रेस दो और शिवम से बात करो। मैथिली उसे हॉस्पिटल का एड्रेस दे देती है और शिवम से बात करके सबको यहाँ कबीर के साथ लाने की तैयारी करने को कहती है। शिवम यस मैम बोलकर फ़ोन रख देता है। कबीर भी अब फ़ोन मिलाते हुए बाहर निकल जाता है। कबीर बाहर निकलकर शेडो को कॉल करता है कि वो वीर के बारे में सब कुछ जल्द से जल्द पता लगाकर उसे बताए, और फ़ोन रख देता है और सोचते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई उससे? उसने तो सिर्फ उसे एक बॉडीगार्ड समझा था, जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब जल्द से जल्द सब कुछ क्लियर करना होगा, नहीं तो एक छोटी सी भी गलती उसके ऊपर बड़ी मुसीबत ला सकती है। इधर वीर बड़े से होटल के कमरे में बैठा था और उसके सामने कुछ लोग थे और बीच में महेंद्र प्रताप बैठा था। महेंद्र, तुम पर मैथिली को शक तो नहीं है ना? नहीं तो 2 साल का किया हुआ सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। 2 साल की तुम्हारी सारी कुर्बानी जो तुमने उसको पाने में लगाई है, सब खत्म हो जाएगी। वीर पेपर वेट उठाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, वो मेरी बनेगी सिर्फ और सिर्फ वीर प्रताप सिंह की। उसके लिए मैं कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ूंगा। लास्ट तक उसे मेरे पास ही आना होगा और वो मेरे इन्हीं कंधों पर ही सर रख कर रोएगी, तब जाकर मैं उसे अपना बना लूँगा। आज तक इतना नाटक किया सिर्फ और सिर्फ उसे पाने के लिए। इसके लिए मुझे अपने सबसे ख़ास दोस्त तक को भी उसके सामने करना पड़ा कि मुझ पर भरोसा कर ले, और अब तक वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। बस कबीर को किसी तरह से अपने रास्ते से हटा दूँ, बस। सब कुछ मेरा और मैथिली राजवीर सिंह ठाकुर भी मेरी होगी। महेंद्र प्रताप, वैसे तुम्हारे अंदर दिमाग मेरे से भी ज़्यादा है, ये तुमने साबित कर दिया। आई प्राउड ऑफ यू। और अब जाओ, नहीं तो मुसीबत हो सकती है। वीर, कोई मुसीबत नहीं होगी, बिना मेरे परमिशन वो सांसें भी नहीं लेती है, तो कोई मुसीबत आएगी ये तो भूल ही जाइए। महेंद्र प्रताप, फिर भी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। जाओ और अपना टारगेट कंप्लीट करो। जिस दिन तुम उसे मेरे पास लाओगे, मेरी बहू को, मेरा सारा बदला उस ठाकुर खानदान से पूरा हो जाएगा। वीर, ज़रूर डैड, आपका बदला जल्द ही पूरा। अब मैं चलता हूँ, और उठकर चला जाता है। जैसे ही वीर ऑफिस पहुँचा, मैथिली को वहाँ न पाकर गुस्से से पूछा, निया कहाँ है? अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई? गार्ड ने बोला, सर हमें लगा कि वो आपके साथ हैं, इसलिए हम लोगों ने कुछ पता नहीं किया। वीर, जल्दी से पता करो कहाँ है, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहिए। सब जल्दी से बाहर निकल गए और वीर वहीं बैठकर सोचने लगा, मैथिली कहाँ जा सकती है, वो भी उसे बिना बताए। आज 2 सालों में पहली बार मैथिली गायब है, जो उसे ही नहीं पता। वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ था, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। इधर कबीर को भी शेडो ने कुछ खास नहीं बताया था वीर के बारे में। ऑफिस में वीर का फ़ोन बजा। वीर ने फ़ोन देखा तो जल्दी से उठा लिया। हाँ बोलो, सब सही है ना? क्या ऐसे कैसे हो सकता है? मैथिली मुझसे बिना बताए इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? और अपना फ़ोन पटकता है, फिर जल्दी से कुछ सोचकर रुक जाता है।
वीर, मैथिली मैथिली हो कहाँ तुम, और ये फैसला लिया कैसे तुमने, वो भी मुझसे बिना पूछे। ज़रूर कुछ तो छुट रहा है मुझसे, लेकिन क्या? कबीर का घर। स्वर्णा प्यार से मैथिली को खाना खिला रही थी। मैथिली, आंटी मुझे आज फिर से ऐसा लग रहा है जैसे मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ 2 साल पहले थी, जहाँ सब कुछ खोने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। स्वर्णा, मानूंगी अभी तुझे, और आज के बाद आंटी नहीं माँ कहना है तुम्हें, और 2 साल पीछे नहीं आगे खड़ी है तू, और आज तेरी माँ तेरे साथ है, और सबसे प्यारा रिश्ता तेरा दोस्त, तेरा होने वाला जीवन साथी तेरे साथ है। कबीर तो तेरे साथ है, और जल्दी ही बाबूजी रुद्र अलीना भी ठीक हो जाएंगे, फिर हम सब साथ साथ रहेंगे, समझी? मैथिली हाँ में सिर हिलाकर उनके गोद में सर रखकर लेट जाती है। शिवम को अभी भी सबको इंडिया लाने में टाइम था, और कबीर पहले ही उनकी सेफ्टी का पूरा इंतजाम कर चुका था। थोड़ी सी भी चूक इस बार वे नहीं चाहता था। वीर भी मैथिली को ढूंढने में पूरी तरह से जुट चुका था। 2 साल का इंतजार कोई एक झटके में ख़त्म कर देगा, उसने तो सोचा भी नहीं था, जो कि शायद अब हो चुका था। सीसीटीवी और मैथिली की कार की लोकेशन सब कुछ चेक करने के बाद भी एग्जैक्ट लोकेशन उसे नहीं मिल पा रही थी। अब उसके हाथ से सब कुछ फिसलता नजर आ रहा था कि उसका फ़ोन बज उठा। वीर, हाँ रेबेल बोलो, कुछ पता चला कहाँ है मैथिली? रेबेल, सर कबीर के घर पर। कबीर रास्ते से मैम को उठाकर ले गया, और इस टाइम भी वह उसी के घर पर है, और वही दादू एलिना और रुद्र को अपने प्राइवेट जेट से ला रहा है। वीर, हाईजैक कर लो उसके जेट को, मुझे किसी भी कीमत पर सब मेरे पास चाहिए, और 1 घंटे में सब के सब मुझे ठाकुर विला में सही सलामत चाहिए, नहीं तो अपनी जान की भीख मांगूंगे, फिर भी नहीं मिलेगी, बोलकर फ़ोन रख देता है। वीर, जिस बात का मुझे डर था आज वही हुआ, लेकिन कोई बात नहीं कबीर, मैथिली तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुझे क्या लगता है तू जीत जाएगा? कभी नहीं। मैंने तेरे खिलाफ इतना जहर भरा है कि तू उसे कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा, और फिर वो मेरी होगी सिर्फ और सिर्फ वीर की। आ रहा हूँ मैं तेरे पास, उसे लाने देखता हूँ। कैसे रोकता है तू मुझे? वीर कबीर के घर के लिए निकल चुका था। उसे लगा था कि मैथिली के होते कबीर उसका कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर के बाद वो कबीर के घर के सामने था, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो लोग वीर को अंदर जाने भी दे सकते हैं। वीर आगे बढ़ा तो गार्ड ने रोक लिया। वीर, मुझे पता है तुम्हारे बॉस ने मैथिली को लाकर यहीं रखा है, इसलिए मुझे उससे मिलना है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। गार्ड ने कबीर को फ़ोन मिलाया और वीर के आने की बात बता दी। कबीर, पकड़ लो उसको, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। वीर अभी कुछ और बोलता कि उसके पहले ही जल्दी से उसके सर पर गन रखकर गार्ड ने पकड़ लिया। वीर के सर पर गन देख वीर के गार्ड भी सामने गन लेकर खड़े हो गए। वीर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ मैं अकेला आया हूँ? और अपने बॉस को बोलो, अगर मैथिली को पता चल गया तो क्या हाल करेगी उसका, और मेरा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए ये गन नीचे करो और मुझे अंदर जाने दो। मुझे मैथिली से मिलना है, जिसे तुम्हारे बॉस ने कैद करके रखा है। तब तक पीछे से एक तेज गुर्राते हुए आवाज़ आई, उसके बारे में तुम मत सोचो, उसके लिए मैं जिंदा हूँ अभी। और दूसरी बात, कबीर के सामने आकर तो तुमने अपनी मौत को दावत दी है, और तुम्हारा मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ और क्या नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा। वी ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें और चेहरा पहचान गया, और बोला, तुम तो वही हो ना जो उस दिन ऑफिस आए थे? मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि वो निया नहीं मैथिली है? कबीर, दिमाग है तुम्हारे पास, लेकिन कबीर से ज़्यादा नहीं। वीर, तुम्हें क्या लगता है मैथिली तुम्हारी बात पर यकीन करेगी? कभी नहीं, वो सिर्फ मुझ पर यकीन करती है, वीर प्रताप सिंह पर, समझे? इसलिए अपनी भलाई चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। कबीर, इस बात का जवाब तो तुम्हें कुछ देर में मिल जाएगा, और मेरी भलाई की चिंता अब तुम तो बिल्कुल भी मत करो। और सामने गार्ड को देखकर बोलता है, सबको पकड़ लो और बंद कर दो तहखाने में। मैं कुछ देर बाद मिलता हूँ सबसे, उसके बाद होगी सबकी खातिरदारी। वीर और उसके सारे गार्ड को पकड़कर कबीर के कहे अनुसार तहखाने में डाल दिया गया। कबीर को बस इंतज़ार था शिवम के सेफली आने का, इसलिए वो अभी मैथिली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। रात के 2 बजे कबीर की प्राइवेट जेट लैंड हुई। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी उसे घेर लिया गया। शेडो, सर कुछ लोग हमारी जेट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर, मार दो सबको, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। शेडो, यस सर बोलकर आदेश दे दिया गोली चलाने के लिए। कुछ देर की गोलीबारी से बारी बारी करके सबको मार दिया गया। कबीर के भी कुछ गार्ड जख्मी हुए, कुछ मारे भी गए, लेकिन जेट बुलेट प्रूफ थी तो अंदर किसी को कुछ नहीं हुआ, और शेडो सबका लेकर कबीर के घर के लिए निकल गया।
कबीर गेट पर ही सबका इंतजार कर रहा था। शेडो, शिवम और कुछ डॉक्टर नर्स उनके साथ थे। वो उतरे और कबीर के साथ लेकर अंदर चले गए। सबकी हालत अभी भी ठीक नहीं हुई थी। थोड़ा बहुत भी बोलने में बहुत तकलीफ थी, जिसे देखकर ही समझा जा सकता था। कबीर ने सबके लिए पहले ही हाईटेक रूम तैयार करवा दिया था। सबको व्हील चेयर पर लेकर अंदर हॉल में आए तो मैथिली और स्वर्णा बाहर हॉल में आए। मैथिली ने 2 साल बाद अपने दादू को देखा तो जल्दी से जाकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। मैथिली को अपने सामने सही सलामत और जिंदा देख उनके भी हाथों में हलचल हुई, लेकिन उठा नहीं पाए। कबीर, मनु देखो, दादू ने हाथ हिलाया है, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, तुम संभालो अपने आप को। अब मैं इन्हें जल्द ही ठीक कर दूंगा। माँ बोलिए ना, शांत हो जाए, मैं इसे रोता हुआ नहीं देख सकता। स्वर्णा ने भी सबको ऐसे देखा तो उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और मैथिली के पास गई। स्वर्णा, मैथिली उठो बेटा, अभी सबको आराम करने दो, सब लोग इतने दूर से आए हैं ना, हम बाद में मिल लेंगे सबसे। मैथिली ने अपने दादू को देखा जो लगातार उसे ही देख रहे थे, लेकिन अभी भी जैसे उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। रुद्र और एलिना भी अब ठीक थे। पूरा ठीक होने के लिए अभी कुछ और इंतज़ार करना बाकी था। कबीर, डॉक्टर कब तक सब लोग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? मैं जल्द से जल्द सबको ठीक देखना चाहता हूँ। डॉक्टर, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या पता अब अपनों के बीच जल्द ही ठीक हो जाएं। कबीर, ठीक है, मैं भी वही चाहता हूँ, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं चाहता हूँ। कहीं से भी डॉक्टर बुलाना हो बुला सकते हो, कुछ भी करो, बस ठीक होने चाहिए। स्वर्णा, कबीर शांत हो जाओ, ठीक हो जाएंगे सब। जब मैं इतने सालों बाद ठीक हो सकती हूँ तो बाबूजी, रुद्र और एलिना भी ठीक हो जाएंगे। तुम बस इनका अच्छे से ख्याल रखना। सबको बारी बारी उनके रूम में आराम से सुला दिया जाता है और दवाइयों के असर से सब जल्दी ही सो जाते हैं। मैथिली हॉल में बैठी कुछ सोच रही थी। कबीर उसे ऐसे बैठा देखता है तो उसके पास चला जाता है और उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, सब जल्द ही ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है। मैथिली भरी आंखों से उसकी तरफ देखती है तो कबीर उसे ही देख रहा था। मैथिली, किसने किया यह? कबीर, किसने मेरा सब कुछ छीन लिया? मैं जानना चाहती हूँ। कौन है मुझे इस हालत में पहुँचाने का जिम्मेदार? कौन है जिसने मुझे अनाथ बना दिया? मुझे नाम चाहिए उसका। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? कबीर उसको गले से लगाकर बोलता है, सब कर सकता हूँ, कुछ भी, तुम इशारा तो करो बस। उसके बाद देखो, कबीर उसकी हस्ती मिटा देगा। मैथिली उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। स्वर्णा दूर से उन दोनों को देख रही थी, उनकी आंखों में भी आंसू थे। मैथिली के सवाल सुनकर फिर अपने आप को संभाला और दोनों के पास गई। स्वर्णा, अब बस करो तुम दोनों ये रोना धोना। तुम लोग ऐसे रो रहे हो जैसे 20 साल पहले रोते थे जब एक दूसरे से दूर जाते थे, और आज साथ होकर भी रो रहे हो। मुझे मेरे बेटे बहू बिल्कुल ऐसे नहीं चाहिए। कबीर मैथिली का चेहरा पकड़कर ऊपर करता है और उसके आंसू पोंछकर बोलता है, अब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वीर देगा, मैं उसे बोलने पर मजबूर कर दूंगा। आखिर सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? कौन है वो? अब वो खुद अपने मुंह से बोलेगा, वो भी तुम्हारे सामने। फिर तुम्हारा फैसला होगा कि उसके साथ क्या किया जाए। मैथिली, वीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो तो। कबीर, कुछ मत बोलो, बस देखना और समझना, उसके बाद फैसला लेना। भरोसा है ना मुझ पर? मैथिली मुंह बनाकर बोलती है, तुम पर नहीं, अपने चीकू पर। कबीर, ठीक है तो समझ लो, तुम्हारे सामने तुम्हारा चीकू ही है, बाकी सबके लिए कबीर सिंह शेखावत। मैथिली सामने देखती है तो शिवम खड़ा उसे ही देख रहा था। मैथिली, बैठ जाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास सवाल होंगे, ये कौन है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, वीर कहाँ है, और भी बहुत सारे सवाल, लेकिन सब एक एक करके पता चल जाएगा। अभी एक साथ में नहीं बता पाऊंगी, बस इतना जान लो। स्वर्णा को देखकर बोलती है, एक माँ को खोकर दूसरी माँ है जिसे अब मैं नहीं खो सकती। और कबीर को देखकर बोलती है, और इसके बारे में तुम कुछ मत जानो, बस इतना जान लो, अगर मैथिली जिंदा है तो सिर्फ अपने चीकू के लिए। कबीर उसे फिर से हक कर लेता है और शिवम बोलता है, मुझे कुछ नहीं जानना, बस कल भी मैं आपके साथ था और आज भी मैं आपके साथ हूँ और आखिरी सांस तक आपका वफादार रहूँगा। 2 दिन बाद कबीर वीर के सामने बैठा था। कबीर, वीर प्रताप सिंह यही नाम है ना तुम्हारा? और कौन हो तुम? महेंद्र प्रताप सिंह की इकलौती औलाद, यही पूरा परिचय है ना तुम्हारा? मैथिली को यह सुनकर एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि कबीर ने तो पहले उसे ये बात बताई ही नहीं थी कि वीर कोई और नहीं बल्कि महेंद्र प्रताप का बेटा है, उसकी पूरी फैमिली के कातिल का बेटा वीर।
कबीर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करेगा? कोई नहीं, और तुम्हारी कैद से अब मैं जल्दी निकल जाऊंगा। वीर, तुम्हें पता चलेगा कि वीर क्या कर सकता है। कबीर एक जोरदार घुसा उसके मुंह पर मारता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए चक्कर खाता है, फिर आराम से बैठ जाता है। कबीर, कुछ नहीं कर सकता तू और तेरा बाप। बहुत जल्द तुम दोनों को मैं साथ रखूंगा और तिल तिल करके मारूंगा। जैसे मुझे तड़पाया, मेरी माँ को कैद किया, जैसे मैथिली को तड़पाया, सब कुछ छीना हम दोनों से। अब तुम दोनों की बारी है। बहुत हल्के में ले लिया है तुम दोनों बाप बेटे ने कबीर सिंह शेखावत को। अब पता चलेगा तुम्हें क्या चीज़ है कबीर। और तुम्हारे सामने शादी होगी मेरी और मैथिली की, जिसके लिए तुमने उसका सब कुछ छीना। वो तुम्हारी कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। वीर उसकी बात सुनकर एकदम से बौखला जाता है और चिल्लाकर बोलता है, नहीं, वो सिर्फ मेरी है, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं, समझे? वो सिर्फ वीर के लिए बनी है और वीर की ही बनेगी। उसको पाने के लिए तो मैंने आज तक उसका साथ दिया, उसका गार्ड तक बन गया, इतना सब कुछ किया, और तुम उसे मुझसे दूर कभी नहीं कर सकते। 2 साल तक उसका इंतज़ार किया, उसे पाने के सपने देखे, और नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरी है। कबीर एक और घुसा मारता है और उसका कॉलर पकड़कर बोला, वो ना कभी तुम्हारी थी, ना है, और ना ही कभी होगी, समझा? और अब तू सड़ेगा यहीं पर, सड़ सड़ कर मरेगा, समझा? तब तक मैथिली भी अंदर आती है। वीर जैसे ही मैथिली को वहां देखता है, जल्दी से बोलता है, मैथिली, देख रही हो ना, इसने मुझे बंद करके रखा है, और तुम्हें भी पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोला होगा। इसकी कोई बात मत सुनना, हम जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। मैथिली, तुमने मुझे पाने के लिए मेरी फैमिली को मार दिया और सारा इल्ज़ाम कबीर पर डाल दिया। वीर, नहीं, सब कुछ इसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है तुमसे। मैथिली, और कितना झूठ बोलोगे वीर? क्या ऐसी है तुम्हारी चाहत? और अगर ऐसी है तो नफरत है मुझे तुम्हारी चाहत से, और तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। मैं कल भी कबीर की थी और आज भी उसकी हूँ, और हमेशा सिर्फ और सिर्फ कबीर की ही रहूँगी। वीर, मैथिली, तुम ऐसा नहीं करोगी। इतने लोगों को तुम्हारी वजह से मैंने मारा, अपने दोस्त तक को भी मैंने मार दिया, और तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं। मैथिली उसे खींचकर एक तेज झापड़ मारती है और कॉलर पकड़कर बोलती है, तुमने सब कुछ छीन लिया मेरा, सब कुछ, और अब मैं तुम दोनों बाप बेटे को तड़पता देखना चाहती हूँ, और मेरी ये इच्छा कबीर ज़रूर पूरी करेगा। मैं तुम दोनों को उसके हवाले करती हूँ। मुझे यकीन है उस पर कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा दर्दनाक सज़ा अगर कोई है तो वो तुम दोनों को ज़रूर देगा। मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेगा। और वैसे ही उसे छोड़ बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद कबीर भी बाहर आता है और मैथिली को लेकर घर आ जाता है। 3 दिन बाद महेंद्र प्रताप के सारे ठिकानों पर पुलिस छापा मारती है और महेंद्र प्रताप को पकड़कर कबीर को सौंप देती है। महेंद्र प्रताप को भी लाकर वीर के साथ ही रख देता है, जिससे दोनों को एक साथ एक दूसरे को देखकर समझ आए कि दूसरों को तकलीफ देने का अंजाम क्या होता है। मैथिली अब सवर्णा और कबीर के साथ सबकी पूरी देखभाल कर रही थी, जिससे अब सब जल्द ही रिकवर कर रहे थे। 6 महीने बाद आज कबीर और मैथिली की शादी थी। क्योंकि सब लोग ठीक हो चुके थे, तो बस अब और देर ना करते हुए दोनों की शादी का निर्णय लिया गया। ज़्यादा लोग नहीं थे, बस घर के लोग ही शामिल हुए थे। मैथिली को तैयार करके सुवर्णा और अलीना ने लाकर मंडप में कबीर के पास बैठा दिया। पंडित जी ने मंत्रों और 7 फेरों के साथ ही दोनों की शादी संपन्न करा दी और बड़ों का आशीर्वाद लेने को बोला। दोनों ने पहले दादू का, फिर सुवर्णा जी का आशीर्वाद लिया, और इस तरह कबीर के प्यार और साथ की वजह से मैथिली अपने परिवार के गुनहगारों को सजा दिलवाने में कामयाब हुई। आखिर में भगवान ने उसके परिवार के बाकी सदस्यों को स्वस्थ कर और उसे उसके बचपन के प्यार से मिलाकर उसके सारे दुखों को हर लिया और उसे दुनिया की हर खुशी लौटा दी।